Right friends, so it started class at 9 p.m. Few more seconds to go. Thirty more seconds. Alright friends, so now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट में वोट करें. अमर, हर्ष, अंकित, साइनी, प्रभात, मयंक, ऋषि, मोनिशा, मुक्ता, नंदन से मूव फॉरवर्ड. 30% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट है नोट पे लिख दो. क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर बुधवार को मैं उसकी जवाब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी, और उसमें थर्ड पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कल खत्म किया था. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो एग्रीकल्चर है, वो 3 दिन पढ़ेंगे, शनि रवि सोम. फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, ई-कॉमर्स वगैरह वो अगले हफ्ते पढ़ेंगे. फिर पिलर 4 से नीति आयोग 5 प्लान एम्प्लॉयमेंट वो पढ़ेंगे. उसके बाद 4 जीडीपी, उसके बाद 4 इन्फ्लेशन. तो यहाँ तक कि मतलब समझो दमखम लगाना पड़े. उसके बाद पिलर 5 और 6 क्या है, वो तो योजना ही है, तो वो तो एक हफ्ते में 2 पिलर खत्म हो जाएंगे. खैर, अब ये जो पिलर 4 है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें से कितने सवाल आते हैं? इस बार आए थे 5 सवाल 2024 की प्रीलिम में. बाकी कभी 2 कभी 3 आ जाते हैं. जो पिलर 4 है एग्रीकल्चर है, उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि 4A1 एग्रीकल्चर इनपुट, उसका मैंने हैंडआउट अपलोड किया, वो आज नहीं पड़ जाएगा ज़्यादातर. और फिर आएगा पिलर 4A2, उसमें ये एग्रीकल्चर आउटपुट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन्फ्लेशन, एफिशिएंट इंडस्ट्री, वो सब कल से हम देखेंगे. मींस में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी आता है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, ई टेक्नोलॉजी, नीड ऑफ फार्मर, इशू रिलेटेड टू सब्सिडी वगैरह, वो मींस के कोर्स में मतलब जून में देखेंगे, जो आपके अनअकैडमी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है. तो दैट इज आल्सो कवर्ड इन द मेंस. देखिए, ये जो पिलर 4 है एग्रीकल्चर है, उसमें जो भी अभी डाला होगा उसके 30 का होगा, उसके 40 मतलब 70 पेज का हैंडआउट हो जाएगा. इसका कारण आप जानते हैं, फॉरेस्ट सर्विस और आईएएस दोनों का मर्ज हो गया प्रीलिम एग्जाम, तो एग्रीकल्चर के सवाल आते रहते हैं. तो बहुत सारी योजना वो सब उसमें डाला रहता है. सो हैंडआउट विल बी लेंदी, पर मैं जल्दी से निपटा दूंगा, क्योंकि समझो उसमें योजना ही पढ़ानी है ज़्यादातर. तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी बहुत सारा जो रटना है वो आपके हैंडआउट में दिया होगा. हैंडआउट आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से. देख रहे हैं तो सर्च करो मोहन पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, पीडीएफ मिल जाएगा. अगर लैपटॉप से देख रहे हैं unacademy.com/mohan.org, उसमें आप जाइए, कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है. खैर, और नोट पेन लेके भी बैठो तो कुछ 4-4 5-5 मिनट पे एक आध हेडिंग लिखते रहो, तो पता चले कि 70 पेजेस कैसे निपट गए और हमको कुछ याद नहीं रहता है. नाउ एग्रीकल्चर. देखिए, एग्रीकल्चर जो समझना है उसको सिस्टमैटिकली याद रखने का तरीका ये है कि आप चेन फॉलो करो कि मुझे खुद खेती करनी है, तो इनपुट में क्या चाहिए, लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, आज ये पढ़ेंगे. फिर ये सब बेचने निकलेंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑनलाइन पोर्टल, इनाम, ये सब कल देखेंगे, उसमें महंगाई बढ़ जाएगी. फिर आप कहेंगे फूड प्रोसेसिंग कर लेते हैं, लेकिन वो मीन्स का मुद्दा है, तो मीन्स की क्लास में पढ़ेंगे. फिर आप कहें अच्छा तो पशुपालन, खेती बाड़ी, मत्स्य पालन, ये सब की बात करो, तो वो सोमवार को कर लेंगे. तो लाइक दैट लॉजिकली वी विल फिनिश दिस. पहले एग्रीकल्चर का कुछ बेसिक समझते हैं. एक इकोनॉमिस्ट थे सर आर्थर लुइस, तो उन्होंने ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल दिया. वो बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर. तो जैसे जैसे आपका देश तरक्की करता है, व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन, चाहे देश का जीडीपी है, चाहे देश के अंदर कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, उसमें एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो भारत में भी ऐसा हुआ है. अब देखिए 1991 में भारत के 64% वर्कर्स खेतीबाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे. जो 2018 तक आप आओ तो कम होते थे, 42 हो जाते, क्योंकि बहुत सारे वर्कर और उनके नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे एग्रीकल्चर शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चले गए होंगे, तो उनका लाभ बढ़ा. तो बराबर है जो सर आर्थर लुइस ने कहा. दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे आपका देश तरक्की करता है तो जीडीपी में भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता है. जीडीपी मतलब क्या, भारत देश के अंदर कितना एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ. तो मान लो 1951 में 100 रुपये का प्रोडक्शन होता था, उसके अंदर 51 रुपीज़ का तो एग्रीकल्चर से आता था. जो कम होते होते 2017 और कोरोना उसके आसपास चलो तो 17 to 18 20% बहुत खींच के, उससे ज़्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर से आता नहीं है. तो ये बात भी सही है कि जैसे जैसे देश ग्रो होता है तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो जाता है. एग्रीकल्चर का खुद का ग्रोथ मतलब क्या, ईयर 1 में 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, और ईयर 2 में 104 का प्रोडक्शन हुआ, तो आप क्या कहेंगे, 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ है. तो 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ हर साल नहीं होता है, कभी कभी नेगेटिव में चला जाता है. मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल कम प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि भारत आप जानते हैं उसमें रेनफॉल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है. तो जब भी अल नीनो हो जाता है उसके कारण भारत के अंदर रेनफॉल कम आता है, तो सब ग्रोथ कम हो जाता है. कभी थोड़ा ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, चलते रहता है. आजकल इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे वालों ने लेटेस्ट डेटा देते ही नहीं, क्योंकि उसमें जो भी कम ज़्यादा लगे तो और मस्ती तो सर्वे ये सोच के डेटा ही नहीं. मतलब चैप्टर तुम किस बात के लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा तो नहीं डेटा देगा वो, पहले देते थे. एनीवेज, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी बॉडी, अटैच्ड ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडीज, ये सब मैं पिलर 2 बजट के साथ पढ़ा चुका हूं आपको कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं. तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इधर देखते हैं, उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट. फिर अलग से पशुपालन की एनिमल एंड फिश मिनिस्ट्री है, उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट, डेयरी डिपार्टमेंट एंड फिशरीज डिपार्टमेंट. इसके नीचे बहुत सारी संस्थाएं जो आपके अंडर में थी, तो 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसका वीडियो में खींच नहीं रहा. आगे बढ़ते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पहले ये सब काम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती थी, फिर इसका अलग मंत्रालय, सेपरेट मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड, जिसके बॉस कौन है, अमित शाह. कोऑपरेटिव मतलब क्या, जैसे ये गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो दूध पैदा करने वाले किसान थे, तो उनका दूध कोई प्राइवेट डेयरी वाले खरीद के ले जाते, मुंबई में मोटे भाव में बेचते थे, लेकिन इनको कोई पैसा नहीं देता जाता. तो ये लोग सरदार पटेल के पास गए कि हम क्या करें, तो सरदार पटेल का तुम खुद का डेयरी खोलो, कोऑपरेटिव बनाओ. तो ये सहकारी मूवमेंट चालू होती है. अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके क्या फीचर्स हैं वो आपके हैंडआउट में दिए हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग अलग टाइप्स वो भी आपके हैंडआउट में दिए हैं. वो इसलिए क्योंकि आप याद करो, आजकल यूपीएससी को एक और खुजली मची है कि जो क्लास 11-12 की बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी है उधर से उठा के पूछो, तो सब दिया. मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है, आपको टाइम मिलता देख लेना, हैंडआउट में दिया है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी मिनिस्ट्री और ये सब सिंपल चीजें आप हैंडआउट से देखना. इसमें नया डेवलपमेंट क्या, ये जो अमूल मूवमेंट शुरू हुई तब त्रिभुवन दास पटेल उसको लीड करते हैं. फिर इन्होंने बुलाया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कि आप इसको और एक्सपांड करो. डॉक्टर कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन माना जाता है, तो इनके नाम पर त्रिभुवन दास के नाम पे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात में बनाई जाएगी. किधर बनाएंगे, आणंद में. अब असल में समझे नया नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी एक संस्था इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, तो वो पहले सोसाइटी के रूप में रजिस्टर होगा, अभी उसका कानून से उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे, ऐसी बात है. तो दैट इज इरमा. आगे एग्रीकल्चर, मतलब ये जो कोऑपरेटिव होते हैं अमूल वगैरह, उसका काम पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती थी, फिर अलग मंत्रालय बना दिया जिसके बॉस हैं अमित शाह. देखिए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, तो ये सिर्फ एक राज्य में है, इसमें क्या है, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव. उसका असल में ब्रांड नेम क्या है, अमूल. आपके वो तो पूरे भारत में मिलता है, उसका रजिस्ट्रेशन ऐसा है कि वो गुजरात में. इफको, वो फर्टिलाइजर बनाता है, उसका रजिस्ट्रेशन ऐसा है, मल्टी स्टेट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव. इन सब कोऑपरेटिव संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए कानून होगा, उसमें और संशोधन करते हैं, एक्सपांड करते हैं. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल जो बाद में पास भी हो गया, उसके कुछ फीचर याद रखने.
देखिए जो कोऑपरेटिव बॉडीज होती है उसमें जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं कि हमारा ट्रस्टी कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, ये सब करते हैं। तो ऐसा इलेक्शन करने के लिए क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, नहीं। तो एक नई ऐसी संस्था बनेगी कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जो इन कोऑपरेटिव बॉडीज अमूल वगैरह के बोर्ड मेंबर का इलेक्शन का काम देखेगी। किसी को शिकायत है इनके खिलाफ तो कंप्लेन का ओम्बुड्समैन यानी शिकायत निवारण अधिकारी कि आपको अमूल का ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा कुछ। तीसरा, फंड एक बनाया जाएगा कि जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव्स हैं, उसमें वो पैसा डालेगा। बात ऐसी है कि मान लीजिए कोई सी क्या लॉस मेकिंग कोऑपरेटिव है, तो सरकार ने कहा एक रिवाइवल फंड बनाएंगे और इसको हम सब ऑक्सीजन चढ़ाएंगे। आप कहा ठीक बात है, लेकिन फिर इन्होंने क्या बोला कि देखो टैक्स पेयर के पैसों से तो चढ़ा नहीं सकते ऑक्सीजन, तो जो प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव है जैसे इफको है, अमूल है, उनको बोलेंगे तुम इसमें पैसा कंट्रीब्यूट करो और फिर तुम्हारे पैसों से ये जो आलसी निकम्मे टाइप के कोऑपरेटिव है जिनके जो भी बोर्ड मेंबर ठीक से नहीं चला सकते, तो उनका हम कल्याण करेंगे। इस कारण से इसका विरोध भी होता है कि ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है, जो नुकसान करे उसको बंद कराना, उसको ऑक्सीजन क्यों चढ़ाना है। एयर इंडिया को वो करने की कोशिश की थी, अल्टीमेटली तो अंजाम वही आगे बेचना ही पड़ा। फिर 3 और नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात हुई, सीड्स की अलग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अलग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना केमिकल के खेती-बाड़ी करें, और एक्सपोर्ट की अलग। उसका सब जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, याद है उतना ठीक है, नहीं याद है तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। तो ये हमने एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स का एक इंट्रोडक्शन लिया। अभी आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर की खुद की बातें। इनपुट, तो खेती करने के लिए क्या चाहिए? लैंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कुछ डेटा याद रखना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। पूरी दुनिया में अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसकी 18% भारत में है। पूरी दुनिया में 100% जमीन है तो उसका मुश्किल से 2.5% भारत में है। पूरी दुनिया में 100% पानी है, फ्रेश वाटर, तो उसका 4% ही भारत में है। तो समझो पॉपुलेशन 18% एंड येट लैंड वाटर रिसोर्सेज आर नॉट प्रोपोर्शनेट। तो इस कारण से जमीन और पानी की महत्व है। जितनी भी भारत के अंदर एग्रीकल्चर फैमिलीज हैं, मान लीजिए 100 फैमिली है जो खेती-बाड़ी करते हैं, उसके अंदर 80% ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी, मतलब उनको हम कहते हैं स्मॉल मार्जिनल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड, छोटे और सीमांत किसान। अब क्या होगा कि समझो एक फादर था जिसके पास 10 हेक्टेयर जमीन थी, उसके 2 बेटे हुए तो दोनों को 5-5 दिया, उसके 2 बेटे हुए तो 2.5, उसके 2 हुए तो 125, तो होगा क्या, ये पहले 80% फैमिली ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी। फिर ये फ्रेगमेंटेशन होता जाएगा ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी और फैमिलीज बढ़ती जाएंगी और सबके पास जमीन छोटी होती जाएगी। तो बढ़ते-बढ़ते ऐसा है कि भारत में 86% ऑफ द ये जो हाउसहोल्ड है एग्रीकल्चर वाले, उनकी जो जमीन है वो सब ऐसी है 2 हेक्टेयर या उससे कम। लैंड फ्रेगमेंटेशन बिकॉज़ ऑफ पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा छोटा जो खेत है उसमें क्या ही बड़ा सा अमेरिका जैसा कोई फार्म मशीनरी लगा दोगे कि जोरदार प्रोडक्शन हो जाए। अब कुछ टर्म्स बेसिक कांसेप्ट समझने हैं। मान लीजिए एक बड़ा किसान है जिसके पास 7 हेक्टेयर जमीन है और कुछ छोटे किसान है उनके पास 1 यानी 3 हेक्टेयर जमीन है। अब ये छोटे किसान कहते हैं खेती बाड़ी में कुछ मजा नहीं है, हम लोग सिटी में काम ढूंढते हैं और अपनी ये जो जमीन है इसको बेच के चले जाते हैं। ये लोग बेच देंगे बड़े किसान को, तो फिर बड़े किसान के पास क्या 7 + 3 यानी 10 हेक्टेयर हो गया। इसे आप क्या कहेंगे? लैंड कंसोलिडेशन, जमीन का एकत्रीकरण, जो अच्छी बात होगी क्योंकि फिर यहाँ पर बड़ी साइज की मशीनरी लगा के मोटे तौर पे उत्पादन कर पाएगा। तो लैंड कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया, जमीन को एकत्रित करो। लैंड एक्विजिशन क्या होता है? जमीन संपादन कि स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट ये कहे कि इस खेत से हमको रेलवे की लाइन बिछानी है, इधर कुछ मिलिट्री का हथियार गोला बारूद का फैक्ट्री खोलना है या हाईवे बनाना है, तो उसके वास्ते सरकार किसानों की जमीन ले लेगी, आपको मुफ्त में नहीं लेगी, पैसा देगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंड एक्विजिशन, जमीन संपादन। तीसरा होता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब ऐसा कि ये सब किसानों के पास कम जमीन है, इसके पास ज़्यादा, तो सरकार कहती है देखो तुम्हारे 7 में से 3 हम ले लेंगे और इन सब किसानों को 1-1 दे देंगे, तो इन सबके पास कितना 2-2 हो गया। तो गवर्नमेंट लैंड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इट्स रीअलोकेशन, मतलब भूमिहीन किसानों को जमीन देना, ऐसा सब किया जाए उसे कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो मीन्स का मुद्दा मीन्स में देखेंगे। अभी के लिए 2-4 कीवर्ड उसके जान लेते हैं। लैंड रिफॉर्म में होता क्या है कि जमींदारी हटाई गई। विनोबा भावे ने भूदान की बड़े जमींदारों को या बड़े लैंडलॉर्ड्स को कहा कि आपकी थोड़ी जमीन मुझे दे दो, मैं गरीबों में बांट दूंगा, भूदान करो, डोनेट करो अपना लैंड। फिर सरकार लेके आई सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स कि मान लो सरकार ये कहे कि कोई भी फार्मर के पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं हो सकती, तो इसके पास अगर 10 हेक्टेयर है तो क्या होगा? सरकार थोड़ा टेक ओवर करके 5 नीचे गरीबों में बांट देगी। तो ये हुआ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ये सब ज़्यादातर सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि किसान क्या करेगा? तुरंत ही अपने जीजा साले जमाई बेटियों के नाम पे, भाइयों के नाम पे, बेटों के नाम पे जमीन रीअलॉट कर देगा। करेगा वही सब मैनेजमेंट, पर कागज पे दिखा मेरे पास तो जमीन है ही नहीं, ये सबके पास थोड़ा-थोड़ा है। तो सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग कुछ खास सक्सेसफुल रहा नहीं, सिवाय कि कुछ केरला, जम्मू कश्मीर वगैरह में हुआ होगा। फिर सरकार लेके आई, देखिए आजकल होता है कि जो बड़ा किसान है ये कहे देखो मुझे बच्चों को नीट का कोचिंग कराना है, आईटी कोचिंग कराना है, तो मैं तो सिटी चला जाऊंगा और अपनी जो जमीन है ये मैं रेंट पे चढ़ा दूंगा टेनेंट फार्मर को, जोतदार किसान को। अब ऐसे केस में ये जो टेनेंट फार्मर है उसके साथ कई बार नाइंसाफी होगी, वो बड़ा किसान मन चाहे तब उसको निकाल दे, इसको बैंक में से कुछ लोन नहीं मिले, एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रॉब्लम। तो उसके लिए अलग-अलग कानून बनाने की सरकार कोशिश करती है, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाती क्योंकि स्टेट लिस्ट में ये सब आता है। तो केंद्र सरकार उनको बोले तो भी वो अब कौन से स्टेट में किसकी सरकार है उस हिसाब से काम होते हैं। फिर सरकार ने सोचा लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, मतलब ये सारे जो जमीन अधिकार के दस्तावेज हैं उसको हम डिजिटाइज करेंगे, ड्रोन से मैपिंग करेंगे, ऐसी सब चीजें जो आगे पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। फिर एक कानून है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार कानून, साल याद रखना है 2005, बाकी 2006। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए ये किसान साबित करे कि पिछले 75 ईयर से मेरे जो बाप दादा हैं वो इसी जंगल विस्तार में खेती करते थे, तो फिर सरकार उसको देगी पट्टा। पट्टा मतलब बेल्ट नहीं, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट। इससे फायदा क्या है कि फिर फॉरेस्ट ऑफिसर इसे परेशान नहीं करेंगे कि तुम तो जंगल में खेती करते हो, ये सब इलीगल है, तुम्हारा हम सब तोड़ फोड़ देंगे, और इसके पास लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट आएगा तो वो जाके बैंक से लोन ले सकता है, जल्दी लोन पास हो जाए। तो दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। मैंने आपको बताया कि जो लैंड है वो यूनियन नहीं, वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो राज्य सरकार कानून बना सकती है, यूनियन तो कानून बना नहीं सकता। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये किया मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। मतलब समझो मॉडल का मतलब क्या, मैं आपको एक मॉडल ऐसे तैयार करा दूं, माय बेस्ट फ्रेंड, और मैं लिख दूं माय बेस्ट फ्रेंड इज जो भी गोइंग राजेश खन्ना, ही कम्स ऑन सेट ऑन वेरी पंक्चुअल टाइम वगैरह वगैरह, और आपको मैं बोल दूं देखो तुम रियल एग्जाम में फ्रेंड का नाम बदल के ये छाप देना, दैट इज कॉल्ड मॉडल ऐसे। तो इसी तरह यूनियन क्या खुद तो कानून बना नहीं सकता क्योंकि लैंड कम्स इन द स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर। तो यूनियन ने अपना मॉडल ऐसा कानून बना के स्टेट्स को दे दिया कि तुम अपनी विधानसभा में पास कर दो। ये जो लैंड लीजिंग एक्ट, इसमें सब क्या होगा कि जो रेंट पे जमीन चढ़ा है तो ये टेनेंट फार्मर को भी प्रोटेक्ट करना है, ऊपर इसको भी प्रोटेक्ट करना है कि इसकी जमीन हड़प नहीं हो जाए, वो सबके प्रोविजन होते हैं, वो मेंस में आराम से समझेंगे। अभी नई इकोनॉमिक सर्वे का कि ये सब केरला के अंदर मॉडल इंप्लीमेंट हुआ और वो बहुत महान है, और वो भी मेंस का मुद्दा, प्रीलिम में उसका एमसीक्यू सेंस का बनता है। हम लोग नेक्स्ट वीक ये पिलर 4 सी के अंदर समझेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिज्म में क्या होता है कि सरकारी सारी जमीन का मालिक होती है। तो ये स्टालिन के जमाने में जो सोवियत रशिया था उसमें ऐसा कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड, मतलब जो किसान के पास इसके पास 3 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर जो भी था सरकार ने सब टेक ओवर कर दिया कि अब हम मालिक है और तुम खेती करो और हम तुमको सैलरी देंगे। तो अब ये सब लोग क्या सोचेंगे कि देखो ज़्यादा पैदा होगा कम पैदा होगा कुछ अपना बिगड़ता नहीं, हमको तो फिक्स सैलरी मिली है और जमीन हमारी है नहीं तो हम परवाह भी क्यों करें। तो ये है पंपकिन। अब इतनी तो आपको समझ है कि ये जो खराब पंपकिन और अच्छे पंपकिन को साथ में पैक नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका भी ये जो जीव जंतु बैक्टीरिया डिजीज है इसमें फैल जाएगा, दोनों बिगड़ जाएंगे। पर ये सब फार्मर मौज में यार कौन देख रहा है, सब पैक करके डाल दो ट्रक में, खत्म, कोटा कंप्लीट कर देना है। हमारा तो लैंड है नहीं तो रॉटन और फ्रेश सब कुछ आप पैक करके डालो।
तो जब हम करते हैं कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड और ये कम्युनिज्म और ये सब करते हैं, तो इंडिविजुअल जो मोटिव रहता है कि मेरी जमीन है, मेरा है, मुझे बेचना है, अच्छी क्वालिटी, वो सब चला जाता है, बेकार होता है। ऐसा सब एनसीईआरटी अपने को सिखाती है। तो ये मॉडल तो खास चला नहीं, फेल हो गया। लेकिन ये जो इंडिविजुअलिज्म है कि मेरी जमीन, उसमें हो ये रहा है कि फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन हमने देखा कि 86% तो एग्रीकल्चर फैमिली ऐसी है, उनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। अब इतना कम जमीन इसके पास होगा, तो ये कुछ बार्गेन नहीं कर पाएगा। ये आदमी गरीब है अब, तो ये अगर कुछ सीड फर्टिलाइजर खरीदने भी गया तो भी दुकानदार से मोलभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई तुझे तो खरीदना 10 ग्राम है, क्या तो लेना तो ले लेना फूट इधर से। और ये जब बेचने भी जाएगा तो भी किसी दुकानदार से वो नेगोशिएट अच्छे से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो कुछ डिक्टेट कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जितने जो स्मॉल फार्मर है वो अपना कुछ कोऑपरेटिव टाइप का बना दे कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, कि हम एकजुट होकर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है, उसी को भेजेंगे कि कलेक्टिवली 10 फार्मर है, इन्होंने 10 किलो पैदा किया तो 100 किलो है हमारे पास, और तुमको खरीदना है तो बोलो हम ये प्राइस पे ऑफर करते हैं, या हमें 100 किलो सीड खरीदना है, तुम ये भाव पे दोगे तो हम खरीदेंगे। नाउ दे कैन डिक्टेट द टर्म्स। तो ऐसा ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कंसेप्ट। तो लैंड की कुछ बात देखिए, अब देखते हैं सीड्स। लेकिन सीड का कैसा है कि इट इज लाइक आप जिम में जाते तो आपको सब प्रोटीन शेक और बहुत सारी दवाइयां जो भी दे, तो जितने दिन तुम जिम करोगे तो एकदम बेस्ट बॉडी रहे, फिर घर आओ और अपना नॉर्मल रोटी सब्जी खाओ तो आपका सब चला जाता है वो बॉडी। सिमिलरली जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड मतलब क्या कि सपोज राइस का ए वैरायटी है, उसके दाने लंबे है, राइस का बी वैरायटी है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू है, गुड फ्रेग्रेंस, दोनों को मिला के आप सी वैरायटी बनाओ कि जिसके दाने भी लंबे और खुशबू भी अच्छी है, दैट इज हाइब्रिड। अब आप ऐसा हाइब्रिड सीड खरीदोगे और उसे लगाओगे तो बहुत बढ़िया आपका आउटपुट आएगा कि मान लो आपने 2 किलो ऐसा सीड्स डाला और 10 किलो अनाज उसमें से पैदा हुआ, इससे भी ज़्यादा ही होगा तो बताने की बात है। अब सीड कंपनी क्या चाहेगी कि तुम हर साल आके नया सीड ले लो, हर साल हम जो लक्ष्मी का नया एडिशन चाहते हैं वो तुम नया ले लो, पुराना यूज़ मत करो। पर स्वाभाविक है लोग क्या, हम तो पुराना यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बाई ने 10 किलोग्राम आउटपुट ले लिया, उसी में से 8 किलोग्राम तो वो सेल कर देगा और बाकी 2 किलो जो अनाज है उसको वापस वो बीजारोपण रिप्लांटेशन कर देगा सीड के रूप में। लेकिन समझो अभी घर पे आके अपना नॉर्मल खाना खाने की बात है, वो जिम वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन शेक नहीं है, ये हाइब्रिड सीड, ये तो नॉर्मल सीड है, तो इसमें आपका आउटपुट कम हो जाए, 6 किलो आएगा, 10 किलो पैदा नहीं करेगा ये। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। मतलब आइडियली आपको हर साल नया फ्रेश सीड जो लैब्स में बनाया गया हो उसे लगाना चाहिए ताकि अच्छा आपका आउटपुट आए। लेकिन भारत के किसान गरीब हैं तो हर साल नया खरीद नहीं सकते। झारखंड, ओडिशा वगैरह में तो कुछ जगह इतनी दुकानें भी नहीं होगी कि फार्मर को मिलता होगा। तो हमें सीड की ये आउटपुट और ये हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप करना है। इसके लिए सरकार ने 2 इनिशिएटिव लिए। एक सीड विलेज कंसेप्ट, मतलब समझो एक नॉर्मल खाने का अनाज बनाना है वो आपको ले खेत में लगा दो। हाइब्रिड आपको सीड तैयार करने तो आपको नर्सरी प्लांटेशन करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस में बनाना पड़ेगा, बाहर से कुछ पॉलिनेशन परागण नहीं होना चाहिए। तो पूरी उसकी अलग समझो ट्रेनिंग और सिस्टम होती है। तो सरकार ने ये सोचा मान लो जो भी 20 गाँव है उसमें से एक हम सिलेक्ट करेंगे सीड विलेज और वहाँ के फार्मर को ट्रेनिंग देंगे कि तुम ये सब सीड ऐसे बनाए जाते हैं तो तुम इसे बनाओ, खुद भी यूज करो, बाकी गाँव वालों को भी बेचो, बाकी 20-22 गाँव वालों को भी बेचो, ये सब तुम करो। दैट इज कॉल्ड सीड विलेज कंसेप्ट, ताकि आपको बाहर दुकानों से खरीदना नहीं पड़े, आप आत्मनिर्भर बन जाए। दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है सीड बैंक या सीड वॉल्ट। मान लीजिए ज़ॉम्बी अटैक हो जाए और हम सब लोग अंडरग्राउंड चले जाएं, फिर 20 साल बाद बाहर आएंगे तो जमीन पर उगाने के लिए अपने पास सीड ही नहीं होगा, तो इसलिए कहीं तिजोरी में, आर्कटिक में, अंटार्कटिक में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हमें सीड्स स्टोर करके रखने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड सीड बैंक या सीड वॉल्ट। ये जैसे प्रश्न पूछा 47 जाओ तो मैंने ठीक है, ऑब्जर्व करो कैसे सवाल आते हैं। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज? तो क्या फार्मर को ट्रेनिंग दो ताकि सीड्स वो बना सके। कुछ लोग को सी भी लगेगा पर समझो बी इज मोर अप्रोप्रिएट। हाइब्रिड सीड मतलब क्या, वो लैब में उगाए जाते हैं। लैंड रेसिस क्या, जंगल में सीड्स का खुद का भी एवोल्यूशन उत्क्रांति होता रहता है, सो दैट इज लैंड रेसिस। लेकिन हमें असल में हाइब्रिड सीड्स चाहिए, उससे अच्छी क्वालिटी का सब निकलता है। इसके वास्ते ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लागू किया गया। फेज 1 यानी 60-70 में पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु में व्हीट और राइस के अच्छी क्वालिटी के सीड्स सरकार ने सप्लाई करवाए। इस कारण से आप पाएंगे क्योंकि वो फेज 1 में थे तो एग्रीकल्चर की तरक्की खुशहाली वहां ज्यादा पाते हैं। फेज 2 में फिर बाकी स्टेट में गया तो वहां पर थोड़ी कम तरक्की देखने को मिलते हैं, क्योंकि अर्ली स्टार्ट है उसको एडवांटेज रहता है। मैंने 2012 में यूट्यूब चैनल खोला तो अभी कितना 18 लाख सब्सक्राइबर है। मैं अभी खोलूँ तो आप जानते हैं 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं होगी, क्योंकि कोई सब्सक्राइब ही नहीं करे। इस कारण से पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु ये सब आगे बड़े, बाकी राज्य एग्रीकल्चर में इतना अच्छा कर नहीं पाए। बायो फोर्टिफिकेशन क्या कि मान लीजिए चावल है, उसमें क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप चाहिए चावल में भी विटामिन सी आ जाना चाहिए, चावल में भी जिंक प्रोटीन सब आ जाना चाहिए, तो वो तो आपको सब उसका ट्रीटमेंट करना पड़े, हाइब्रिड ऐसा नया वैरायटी बनाना पड़े। तो बायो फोर्टिफिकेशन के नाम पे आईसीआर नाम की संस्था अलग अलग वैरायटी बनाती है। इसका सब जनरल नॉलेज आपको हैंड आउट, मतलब अपने हैंड आउट में तो नहीं, अपन मंथली मैगजीन वगैरह में मिलेगा। हालांकि एक से ज्यादा इसका कॉस्ट बेनिफिट मुझे दिखता नहीं, आप सब पेपर उठाओ कोई खास प्रश्न आते नहीं। हालांकि द हिंदू में तो साल में आप निकालो तो 50 100 वैरायटी का कुछ ना कुछ लिख ही देता है। हाइब्रिड सीड्स उसकी कंट्रोवर्सी देखिए 1970s में भारत के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट बना कि मैं कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल इजाद करूं तो वो मेरा पेटेंट आप नहीं बना सकते, मैं उसकी दवाई बना सकता हूं। तो पर उसमें सीड्स के बारे में कुछ लिखा नहीं था, तो अलग से 2001 में कानून बना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। तो अगर कोई सीड प्लांट की वैरायटी नहीं डेवलप करता है तो उसको पेटेंट नहीं मिलता, लेकिन जो भी उसका कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये इस कानून में रजिस्टर होता है। तो पेप्सी कंपनी ने FC5 नाम की एक नई पोटैटो वैरायटी बनाई, जिससे उनके लेज के चिप्स में एकदम अच्छी क्वालिटी के मोटे-मोटे साइज के चिप्स निकले, ऐसा वैरायटी। और पेप्सी कंपनी ने ये सब फार्मर्स को दिया कि तुम ये हमारे खास प्रकार के जो डिजाइन है FC5 पोटैटो उगाओ और तुम हमें बेचना, हम तुमको पैसा देंगे। तब तक तो ठीक है, पर समझिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 साल का, फिर छठे साल फार्मर ऐसा करे कि सीड्स अपने पास रखे और जो भी हल्दीराम या बालाजी या कुरकुरे तीसरी कंपनी को वो वही पोटैटो बेचना शुरू करे। तो पेप्सी को लगे हमारे साथ धोखा हुआ है, तो पेप्सी ने करोड़ों रुपए का दावा ठोक दिया गुजरात के कुछ फार्मर्स के खिलाफ। फिर काफी हंगामा हुआ तो पेप्सी ने वो सब केस वापस लिया, लेकिन फिर और गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सरकार ने पेप्सी को वो जो पोटैटो वैरायटी का एक्सक्लूसिव राइट से रजिस्ट्रेशन किया था वही कैंसिल कर दिया कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ही गलत है। इससे क्या जीवन बोध मिलता है कि इतना भी भाई चीनी चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वरना ये फालतू में, इसमें मुझे पेप्सी की गलती ज्यादा लगती है। क्या लूट जाने, इतनी बड़ी कंपनी थी एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट। मतलब कौन से फार्मर के, ये तो कोई मतलब क्या न्यूक्लियर मिसाइल का पार्टिकल है कि आप ट्रेस कर सकते हैं कितना कितना यूज किया कितना बाकी है। बट ये जो कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चलती रहती है। एग्रीकल्चर इनपुट की मैं बात कर रहा था, अब उसमें आते हैं जीएम क्रॉप्स। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी तो कैसा है कि राइस का ए वैरायटी प्लस बी वैरायटी से सी वैरायटी पैदा हुआ। ट्रांसजेनिक या जेनेटिक मॉडिफाइड कैसा है कि मैं राइस का ए वैरायटी को मच्छर की एम वैरायटी से मिला के कुछ तीसरा बना दूं तो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि उसमें दोनों राइस होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कॉटन का जीन पकड़ूं
और एक बैक्टीरिया का जीन पकड़ो, दोनों को मिला दो तो एक नया वैरायटी बन गया बीटी कॉटन। आपकी इसकी क्या खास बात है? बीटी कॉटन ऐसा है कि अगर कोई इंसेक्ट इसे खाएगा तो उसके पेट में ऐसा जहर चला जाएगा कि वो मर जाएगा। तो पेस्टिसाइड यानी जंतुनाशक दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, कॉटन खुद में ही ऐसा है कि वो पेस्ट कीटक खा के मर जाएगा। दैट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। ये जीएम क्रॉप है। अब आप याद करो कि रशिया की स्पुतनिक लैब ने वो रशिया की लैब ने स्पुतनिक वैक्सीन बनाया। भारत की डॉक्टर रेड्डी कंपनी का देखो हमने तो इन्वेंट नहीं किया, अपन आप हमको लाइसेंस दे दो ताकि हम इसको भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, 600 रुपये में बेचेंगे, आपको 60 रुपये का रॉयल्टी चुका देंगे। हाँ तो ठीक है, ये सब अलाउड है। अब उसी तरह ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटी कॉटन, इसका ओरिजिनल जो भी इन्वेंशन किया है वो सब राइट्स हैं मॉन्सांटो नाम की एक फॉरेन कंपनी के पास। तो उसके अलावा और कोई ये सीड्स बना नहीं सकता बीटी कॉटन के। लेकिन स्वाभाविक पूरी दुनिया में सब जगह कहाँ फैक्ट्री लगा है, तो वो सबको लाइसेंस दे देता है कि जैसे ये अजीत 155, तो असल में भारत की अजीत कंपनी होगी, इन्होंने लाइसेंस दिया होगा कि तुम ये 600 रुपये में बेचना और हमको 60 रुपये दे देना। इस 60 रुपये को आप क्या बोलोगे? रॉयल्टी बोलोगे, कमीशन बोलोगे, इसको कहा जाता है ट्रेड फीस। तो इंडियन सीड कंपनी अगर बीटी कॉटन पैदा करती है तो उन्हें ट्रेड फीस देनी पड़ती है मॉन्सांटो को। जस्ट लाइक अगर हम मान लीजिए कोई फिल्म का सॉन्ग यूज करें अपने यूट्यूब वीडियो में, तो वो इस सीरीज को रॉयल्टी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड फीस। अब ट्रेड फीस के झगड़े होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि ट्रेड फी कितनी होनी चाहिए, 10% 20%, तो मॉन्सांटो को ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे वगैरह। अभी ये लोग एक नेक्स्ट लेवल की बदमाशी पे आ गए। अब जानते हैं मैग्रो हिल कंपनी बनाती है लक्ष्मीकांत की बुक, आपने एक बार खरीदा तब 4 साल तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम अपडेट करते हैं, पर 2-4 चैप्टर में छोटा-छोटा अपडेट तो कोई हर साल नहीं किताब थोड़ी खरीदेगा। लेकिन फिर मान लो कंपनी ऐसा डिसाइड करे कि जो लक्ष्मीकांत है उसको हम ऐसी इंक से बनाएंगे कि नेक्स्ट ईयर ये पूरा मतलब वाइप हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आपकी जो लक्ष्मीकांत की किताब पूरी हो जाएगी, इंक चला जाएगा, तो जख मार के तुमको दोबारा बुक लेनी पड़ेगी। तो ये तो आप कहेंगे कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन है। सेम थिंग ये सब मॉन्सांटो वगैरह आप कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये बीटी कॉटन का जीएम क्रॉप खरीदा जेनेटिकली मॉडिफाइड, लेकिन अब वो कोशिश करें कि उसमें हम लोग टर्मिनेटर जीन डालते हैं। वो ऐसा कि उसे आपने डाला मतलब सीड को प्लांट किया जमीन में, तो ईयर 1 में आपको पैदा हो जाएगा यस, लेकिन उसमें जो आपका अनाज पैदा हुआ उसके जो भी सीड्स होंगे वो स्टराइल होंगे, मतलब नपुंसक होंगे। उसको आप वापस से प्लांट करोगे तो कोई उसमें से बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो एक ही बार आप ये सीड यूज कर सकते हो, उसमें से जो निकला उसको वापस जमीन में डालोगे कुछ नहीं होगा, ताकि आपको जबरदस्ती सेकंड टाइम सीड्स खरीदने पड़े हर साल। ये टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी तो फार्मर का और कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन है, इसलिए भारत सरकार इसको अलाउ नहीं करती। तो जीएम क्रॉप की क्या चैलेंजेस है? एक तो ट्रेड फीस के नाम पे बहुत पैसा ही मांगते हैं, टर्मिनेटर जीन इन्वेंट करके ये सब किसानों को हर साल नया खरीदने को मजबूर करें। बायो सेफ्टी के भी कंसर्न है, इसकी मदद से बैक्टीरिया और जो मधुमक्खी है इन सबका कुछ नुकसान हो जाए और पूरी फूड चेन फूड वेब को हानि हो जाए, वो सब आप साइंस के कोर्स में देख लेना। तो मतलब जीएम क्रॉप्स को भारत में सीधा-सीधा परमिशन नहीं है। कानून है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, वो चेक करे अच्छा बीटी कॉटन ठीक है इसको अलाउ करो, तो वो अपना ओपिनियन देगी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को और फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फाइनल यस या नो करेगी, तब उसका कमर्शियल स्केल पे सब किसान उसे उगा सकते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि एक कमिटी और एक मिनिस्ट्री है और फिर इनका सब डबल रोल की टाइप का चलते रहता है कि बीटी कॉटन तो चलो कमिटी ने कहा अलाउ करो, मिनिस्ट्री ने कहा अलाउ करो। बीटी ब्रिंजल बैंगन में कमिटी ने कहा अलाउ करो, मिनिस्ट्री ने बोला मत करो। फिर जीएम मस्टर्ड उसमें कमिटी ने हाँ बोला, मिनिस्ट्री ने क्या बोला, वो बॉल बाय बॉल कमिटी चलती है। फिर जीएम रबर, वैसा कि आसाम वगैरह में सर्दी ज्यादा लेकिन वहां पर गेहूं उगा सके ऐसा स्पेशल वैरायटी, तो उसके ट्रायल चल रहे हैं। फिर सोया मिल, तो भारत में तो देखिए सोयाबीन में जीएम नॉट अलाउड, पर अमेरिका में तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और वो तो सब उगाते भी हैं खाते भी हैं। फिर आया कोरोना। अब कोरोना में तकलीफ ये हो गई कि भारत में मुर्गियों को मछलियों को खिलाने के लिए जो ये दाना होता है वो सब कम पड़ गया, तो अमेरिका से मंगवाना है, लेकिन अमेरिका में तो ये जो सोयाबीन को क्रश करके ऑयल निकाल दिया, फिर जो कचरा बचता है उसे हम कहते हैं सोया मिल, वो मुर्गी को घोड़ों को मछलियों को खिलाते हैं। तो ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल भी इंपोर्ट अलाउड है, भारत में उगाने की तो अलाउ नहीं है। तो दीज आर सम डेवलपमेंट्स, थोड़ा बहुत याद रखना है। और भी मैंने दिया है, बाकी साइंस के कोर्सेज बुक्स वगैरह में सब करना। आपका होमवर्क ये है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 12 को देखना है, उसमें से बार-बार सवाल आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के आसपास, और अनअकैडमी में जो भी साइंस के कोर्सेज मटेरियल आप यूज करें उसे देख लेना थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। फिर आया इकोनॉमिक सर्वे 2025, तो उसका ये कहना है कि देखो सीड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सरकार ने एक साथी पोर्टल बनाया वो बहुत महान है। सॉइल क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए यूरिया नाम का फर्टिलाइजर तो है, पर उसमें एक नया इन्वेंट हुआ यूरिया गोल्ड, जिसमें यूरिया और सल्फर दोनों होता है, तो वो भी बहुत महान है। तो दैट इज द इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद और भी पढ़ना है, पर फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं, इरिगेशन और वाटर सप्लाई का क्या है। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है भारत के अंदर जमीन कम क्यों हो रही है लोगों के लिए? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। साक्षी, दुष्यंत, कुणाल, डॉक्टर मोहित, आस्था, संभवी, आशुतोष, हरदीप सिंह, रजत, मुनीश, अनुराग, एक चंदन, अंकित सैनी, अलका, कोमल, हर्ष, नंदिनी, रेणुका, प्रभात, रेवती, ऋतु, साक्षी, ऋषांक, अमर, मधुकर, तरनजीत, हिलर, कृतार्थ, ईशा, हर्षित, निशा, धनराज, ऐश्वर्या, कल्पेश, सृष्टि, सरगम, उत्कर्ष, ये सब लोग फिर रोहन सिंह, अल्फ्रेड, अर्जुन, अभिषेक, अर्जुन, जया, आलोक, उत्कर्ष, आशुतोष, मोमेश, नरेश। करेक्ट आंसर देखिए। प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया जमीन कम क्यों हो रही है लोगों के लिए पर पर्सन, मतलब एक एक व्यक्ति के हाथ में जमीन कम क्यों है कि फादर के पास 10 था, सन के पास 5 2.5 इसलिए। तो चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि हल से खेती करें इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब ट्रक से खेती करोगे तो जमीन बढ़ जाएगी क्या? वो तो थोड़ी होना, तो 4 इज रॉन्ग, तो सी चला गया और डी चला गया। प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग लैंड बराबर हो तो थर्ड करेक्ट है। तो एलिमिनेशन करने के बाद जो बचा ए और बी, उसमें थर्ड तो सिर्फ बी में है, तो जवाब क्या होगा? बी। देन रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, वो भी सही है क्योंकि उसी के चलते बच्चे ज्यादा हैं तो बंटवारा ज्यादा होता है, सो 2 and 3 इज करेक्ट। 86% लोगों ने करेक्ट इनको बताई, बाकी लोग इसमें वो क्या जरूरत से ज्यादा सोचने बैठ गए। यूपीएससी के अंदर ये सब में एक अच्छे ज्यादा वकील बन के सोचो तो उसमें आपका जवाब गलत दिशा में जाता है। सो आई वाज टीचिंग यू अबाउट दिस सीड फर्टिलाइजर वगैरह, वो तो खत्म हो गया। अभी हम लोग लैंड है उसमें सीड प्लांट कर दिया, अब उसमें पानी चाहिए, इरिगेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इरिगेशन। याद रखना है भारत में दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन दुनिया का फ्रेश वाटर सिर्फ 4% है। सारे आंकड़े याद नहीं रखने, ये याद रखना है क्योंकि मेंस में बहुत सारी जगह पर आपको इसकी बात हो यार रीयूज इसे करना पड़ेगा। अब बाकी बोल बच्चे नोट में तो वो कुछ उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो पानी में जाने लायक क्या है? जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट है, एक तो नदी का डिपार्टमेंट और दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि चलाता है स्वच्छ भारत मिशन, टॉयलेट बनाओ योजना। उसमें भी और सब ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वगैरह जो भी हैंड आउट में देख लेना। जाने लायक योजना है क्या? गांव वालों को पानी मिले पीने का, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम एनआरडीडब्ल्यूपी। फिर इन्होंने कहा कि इसको बंद करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं और अब से इसको बोलेंगे जल जीवन मिशन, और ये रूरल एरिया को टारगेट करे कि सबको पीने का पानी मिले। अब प्रश्न इसके वास्ते पैसा किधर से लाओगे? तो सप्लाई पाइप वाटर सप्लाई टू द रूरल हाउसहोल्ड्स, तो काम्पा फंड में से पैसा लाएंगे। काम्पा फंड क्या है? मान लीजिए अदानी ये कहे कि मुझे मुंद्रा पॉट बनाने के लिए 100 पेड़ काटने होंगे, तो काम्पा अथॉरिटी उसको कहेगी ठीक है तुम मान लो 10 करोड़ दे दो, तो वो सब पैसा इसमें जाएगा काम्पा में और उसकी मदद से गांव वालों को पानी पहुंचाएंगे। दैट इज द टारगेट ऑफ जल जीवन मिशन। अब ये जल जीवन मिशन मैंने आपको बताया रूरल एरिया के लिए था, तो फिर इन्होंने सिटी एरिया में भी इसको लागू करेंगे, ऐसा 2021 से चालू किया। तो जल जीवन मिशन अर्बन वो 2021 से शुरू हुआ। उसके अलावा ये पानी बचाओ अवेयरनेस प्रोग्राम बोल के जल क्रांति अभियान, जल शक्ति अभियान, ये सब बहुत मुझे काम का नहीं लगता। नमामि गंगे, गंगा नदी को क्लीन करो, उसका सब जनरल नॉलेज हैंड आउट में दिया, देख लेना। अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर से जो सिंचाई करते हैं, मतलब ट्यूबवेल और ये सब खुदाई करके, उसके चलते बहुत सारा अपना पानी वाटर टेबल कम हो रहा है, वी हैव टू कंजर्व द वाटर। तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अटल भूजल योजना, पूरे भारत में नहीं है जहां पर ग्राउंड वाटर की ज्यादा तकलीफ है, ऐसे स्टेट में इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये तो पीने का पानी तो हो गया, अभी सिंचाई का पानी, इरिगेशन वाटर, उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यूनियन भी पैसा देगा, स्टेट भी पैसा देगा। इसमें 4 कंपोनेंट है कुछ। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मतलब ऑलरेडी जो डैम या कुछ बन रहा है कैनाल, उसको जल्दी जल्दी खत्म करो योजना। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड क्या होता है कि आप एक खड्डा खोद दोगे तालाब, फिर बारिश आने दो तो इसके अंदर पानी भर जाएगा, फिर इससे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और इसी के अंदर मछली पालन करो वगैरह, सो दैट इज वाटरशेड। तो ये सब हम बनाएंगे। कृषि सिंचाई योजना का तीसरा कंपोनेंट है हर खेत को पानी, मतलब नर्मदा कैनाल बन गया, लेकिन उससे कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो एकदम वेस्टर्न गुजरात में वहां तक सिंचाई से पानी पहुंचा, उधर तक पहुंचा पर वहां भी छोटे छोटे गांव तक उसे पैनल बनाना पड़ेगा। तो ये सब के लिए इनिशिएटिव लेंगे। एंड लास्टली पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा अनाज पैदा करो। वो कैसे हो सकता है? फ्लड इरिगेशन, मतलब बाल्टी से पानी डालोगे जमीन पे तो होगा नहीं, वो तो सब इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपने माइक्रो इरिगेशन करना पड़ेगा, मतलब ये सब स्प्रिंकलर से, रेन गन, ड्रिप इरिगेशन, टपक पद्धति, ये सब आप करेंगे। कुछ टर्म्स याद रखने, फर्टिगेशन, मतलब जो भी फर्टिलाइजर है यूरिया वगैरह, उसको आप पानी में मिला के वही पानी सीधा डालो तो अच्छे से प्लांट एब्जॉर्ब कर ले। मल्चिंग, आप सीधा पानी डालोगे तो ये तो आप सनलाइट में इवेपोरेट हो जाएगा। तो हम क्या करें, जमीन के ऊपर ये जो लकड़ी की फैक्ट्रियां होती है उसमें से जो वुडन चिप्स और सब जो लकड़ी का कचरा निकलता है वो आप बिछा दो जमीन पे, उस पे पानी डालो तो क्या वो इवेपोरेट थोड़ा धीमे धीमे होगा, दैट इज कॉल्ड मल्चिंग। माइक्रो इरिगेशन में बड़ी तकलीफ क्या है, ऐसे जो आप डिवाइसेस फिट करते हैं, अब कई जगह पर जंगली हाथी, जंगली सुअर यहाँ से जाएंगे, सब टूट जाएगा, फिर उसका रिपेयर का इंश्योरेंस का पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, योजनाओं में अच्छे से कवर नहीं होता। इस कारण फार्मर्स को भी पता है कि ड्रिप इरिगेशन अच्छी बात है, पर वो सब लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इरिगेशन और पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए और क्या किया जाए? रिवर इंटरलिंकिंग करें तो केन बेतवा प्रोजेक्ट वगैरह वो आप देख लेना ज्योग्राफी एनवायरमेंट में। पल्सिस, मतलब दाल का कल्टीवेशन ज्यादा करो, क्योंकि उसमें शुगर केन यानी गन्ने, राइस के मुकाबले थोड़ा कम पानी मांगता है। कॉस्ट बेस्ड वाटर प्राइसिंग, मतलब किसानों को मुफ्त में इरिगेशन का पानी मत दो, और दो तो भी ऐसा कि 100 लीटर फ्री है, उसके बाद पैसा चढ़ेगा, ताकि वो सोच संभल के इस्तेमाल करे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड, एक नेशनल लेवल एजेंसी बनाई जाए वगैरह। अब नीति आयोग क्या करेगा कि हम इसका सब वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की कौन सा स्टेट बेस्ट है वगैरह। हालांकि बाद में पता चला कि इनका सैंपल मेथड सब गलत था, तो इन्होंने ये मेरे ख्याल से कैंसिल भी किया था एक बार, बट एनीवेज दैट इज नीति आयोग। तो लैंड इज डन, सीड इज डन, वाटर इज डन, अब आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का क्या काम है? सीधा दूध पियोगे तो उसमें भी न्यूट्रिएंट है, पर उसमें बॉर्नविटा मिलाओ तो अपने को न्यूट्रिएंट मिले, तो फर्टिलाइजर इज जस्ट लाइक बॉर्नविटा, जैसे यूरिया है, पोटाश है वगैरह। अब फर्टिलाइजर कंपनी की इच्छा है कि मुझे 1000 रुपये में बेचना है, तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है कि नहीं तुम इसे सिर्फ 600 में बेचो। ऐसा सरकार को पावर कहां से मिला? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके नीचे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत सरकार ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है। तो कंपनी को 1000 में बेचना है, सरकार के नीचे 600 में बेचो, किसान बहुत गरीब है, कंपनी का मेरा लॉस हो गया, तो सरकार के कोई दिक्कत नहीं, हम आपको 400 रुपये की सब्सिडी दे देंगे। तो इस तरह से फर्टिलाइजर सब्सिडी काम करती है। तो फर्टिलाइजर में आपको बता रहा था, उसमें नाइट्रोजन जिसमें से बनता है यूरिया, उसकी केमिकल प्रोसेस है हेबर प्रोसेस, उसके वास्ते आपको नेचुरल गैस की जरूरत रहती है। तो देयरफॉर नेचुरल गैस सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन खींचेंगे, ईरान से खींचेंगे, ये सब हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उससे यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए इनपुट मिलता है। केमिकल मिनिस्ट्री ये सब काम देखती है। दूसरा है फॉस्फोरस और तीसरा है पोटाश। ये फॉस्फोरस और पोटाश उसका भारत में अपने माइंस है नहीं या बहुत कम है, तो बाहर से जो भी यूक्रेन, रशिया या विदेशों से मंगाना पड़ता है, इसलिए इसकी हमें हमेशा तकलीफ होती है। आइडियली मतलब ये जो सारी चीजें किसान को सस्ते में मिले, उसके वास्ते भारत सरकार इन कंपनियों को सारी सब्सिडी पे करती है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं देना, यूनियन ही सारा सब्सिडी का खर्चा उठाता है। अब ये जो सस्ता मिल जाता है, आप जानते लोग फिर कदर नहीं करते या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मिसयूज करते हैं। तो किसान ये सोचे कि देखो मैं एक बादाम खाऊंगा तो हेल्थ अच्छी होगी, और मैं 5000 किलो बादाम खा लूं तो मैं एक ही रात में ऋतिक रोशन बन जाऊंगा, तो देर रात सस्ता मिला इसलिए उड़ाओ।
तो ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल, एज़ अ रिज़ल्ट सॉइल का सब बैलेंस खराब हो गया है। आइडियली सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या होना चाहिए? 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लोग यूरिया ज़्यादा आसानी से मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है तो 8:3:1 या ऐसे बेकार उसके रेशियो चलते हैं। तो ये अच्छी बात है नहीं। दूसरी यूरिया में तकलीफ़ें ये हैं, कि ये एक्सेसिव स्मगलिंग भी इसका होता है। क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश की सरकारें तो सब्सिडी नहीं देती या बहुत कम देती होंगी। तो ₹1000 का जो यूरिया है भारत में 600 मिलता है। स्मगलर क्या करेंगे, इधर से चुरा के या करप्ट ऑफिसर को पैसा खिला के ले जाएँगे और बांग्लादेश में 800 में बेचे। तो भी बांग्लादेशी तो खरीद ही लेगा ना कि भाई 1000 से तो सस्ता है। तो ये सब तकलीफ हो रही है। उससे हमारे सब्सिडी का पैसा वेस्ट हो रहा है, उससे हमारा सब्सिडी का पैसा जो वेस्ट हो रहा है तो फिस्कल डेफिसिट अपना बढ़ रहा है, वो भी सब गलत दिशा में जा रहा है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए पूरे भारत में क्या सबको एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ करना नहीं है। आपकी सॉइल के हिसाब से आप अलग-अलग यूज़ करो। कि जैसे वेस्टर्न इंडिया में लेटराइट सॉइल में पोटाश ज़्यादा होता है तो उसका वो कम यूज़ करें, बाकी फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करें। या ईस्टर्न इंडिया में रेड सॉइल है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों कम है तो उसको दोनों लगाने पड़ेंगे। तो हर एक राज्य या डिस्ट्रिक्ट की सॉइल टाइप के हिसाब से, सॉइल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग कस्टम मेड फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन तैयार करनी चाहिए। अंधाधुंध हर जगह नाइट्रोजन यूरिया यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सरकार एक कंसेप्ट लेके आई, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। कि मान लो ऐसा करें हम कि जो नॉर्मल मैगी बनाएगा उसको ₹10 सब्सिडी देंगे। लेकिन वो मैगी में कोई मोमोस मिलाएगा तो उसे ₹20 सब्सिडी देंगे। कोई उसमें चीज़ मिला के बेचेगा उसको हम ₹30 सब्सिडी देंगे। तो इसी तरह फर्टिलाइज़र कंपनियों को बोला गया ठीक है तुम नाइट्रोजन वाला बनाओ तो इतना है, उसमें ये फास्फोरस ऐड किया तो इतना है, पोटेशियम ऐड किया तो इतना है। तो इसे हमने कहा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ताकि सब लोग यूरिया 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 नहीं करें, अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग कॉम्बिनेशन के फर्टिलाइज़र बनाएँ और उसे इस्तेमाल करें। तो पर किलोग्राम के हिसाब से मान लो 100 किलो का फर्टिलाइज़र बनाया, तो सरकार कहेगी अच्छा उसमें नाइट्रोजन कितना है पर किलोग्राम इतना सब्सिडी इसका इतना, इतना, इतना। तो इससे फायदा क्या है कंपनियों को मोटिवेशन रहता है कि हम सॉइल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए-नए जात के फर्टिलाइज़र इन्वेंट करेंगे। लेकिन भारत में रिसर्च डेवलपमेंट की कमी है और यूरिया सब्सिडी जितना मिलती है तो ज़्यादातर तो यूरिया यूज़ होता है। ये मैंने आपको बताया कि भारत का यूरिया नेपाल बांग्लादेश में स्मगल हो रहा था। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने कहा कि देखो फर्टिलाइज़र कंपनी उसने किसान को बेचा, तो किसान का आधार कार्ड, आईडी प्रूफ सब जमा करें, हमें दे तभी हम उस कंपनी के बैंक अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब नए रूल्स उसमें लगाए गए। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन फर्टिलाइजर उसमें समझो सरकार किसान को सब्सिडी नहीं देती है। सब्सिडी तो कंपनी को जाती है पर कंपनी ने किसान का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ दिखाना पड़ता है कि मैंने भारत के किसान को ही बेचा, बांग्लादेश या नेपाल में नहीं भेजा है। आप जिम में जाएँ तो फिर वो आपका बॉडी और बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपकी डाइट प्लान अलग-अलग बनाएगा। तो मोटे आदमी का डाइट प्लान अलग होगा, पतले वाले का डाइट प्लान अलग होगा। तो उसी तरह आपकी सॉइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक का सजेशन अलग होना चाहिए। तो सरकार ये करेगी, किसान की जमीन का सॉइल टेस्टिंग करेगी और उसे एक सॉइल हेल्थ कार्ड देगी कि तुम्हारे जमीन के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ये कम है, तो तुम ये वाली खेती करो और उसमें ये वाला फर्टिलाइजर यूज़ करो। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। उसमें वो सॉइल हेल्थ कार्ड उसे बना के देंगे। उसमें फिर लिखा होगा कि आपके पास जो जमीन है उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कम है और उस हिसाब से आपने किस टाइप की खेती करनी चाहिए। सो दैट इज़ सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए भी आपको जमीन का सैंपल कोई लैब में भेजना पड़ेगा, पहले ज़्यादा टाइम लगता था। फिर इन्होंने बनाया भू-विजन कृषि रास्ता लैब टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट। इसमें डालो तो 30 मिनट में वो रिजल्ट दिखा देता है और आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाता है। यूरिया का एक और मिसयूज़ होता है कि उसी में से ये सिगरेट, पेंट, केमिकल ये सब इंडस्ट्री में भी वो चला जाता है और वहाँ उसका प्रोसेस करके यूज़ करते होंगे। कुछ लोग यूरिया की मदद से मिलावटी दूध, फेक मिल्क भी बनाते हैं। तो इसे हम कैसे रोकें? तो सरकार ने कहा नीम कोटिंग ऑफ द यूरिया कि फर्टिलाइजर कंपनी जब यूरिया पार्टिकल बनाए तो उसपे नीम का पानी या पाउडर स्प्रे छिड़क दे। इससे 2 बात होगी। अब आप इसका मिल्क बनाओगे तो सोचो इसका टेस्ट क्या आएगा? इसका टेस्ट तो काफ़ी बिटर आएगा क्योंकि ये तो नीम का ऊपर लेयर है, तो वो तो मिसयूज़ आप कम कर पाएँ। दूसरा वो जो भी बाकी पेंट केमिकल इंडस्ट्री में भी जाएगा वो सब फैक्ट्री के केमिकल इक्वेशन बर्बाद कर देगा। तीसरा फायदा नीम कोटिंग के चलते ये जो यूरिया है, टॉपिक है आपने पानी में डाला, जमीन में डाला, सनलाइट आएगा, वो विघटन हो जाएगा। तो धीरे-धीरे उसका डिसोल्यूशन होगा, ताकि प्लांट उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सके। ऐसी बात है आप कुछ खाना खाएँ, आपको डायरिया हो गया तो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो खाना बचेगा ही नहीं, निकल जाएगा, तब बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाए। तो उसको टिकना चाहिए, तो उसी तरह यूरिया जमीन में ज़्यादा टाइम तक टिके, प्लांट उसे एब्ज़ॉर्ब कर सके, इसमें भी नीम कोटिंग से मदद मिलती है। और ये नीम की मदद से पेस्ट डिजीज़ भी कंट्रोल में रहते हैं। इधर से यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा, ये 30 सेकंड इसको आप देखिए, जवाब तो मैंने टिक कर दिया है। देखिए इसके अंदर कुछ लोग ये कहना चाह कि सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉट एट ऑल है, चलो तो बाकी बट एग्ज़ैक्टली उसका जवाब बनता है बी। पूरा पक्का नहीं तो तुक्के नहीं मारने चाहिए वरना तकलीफ हो जाती है। अब ये जो यूरिया पाउडर फॉर्म में आता है, तो पाउडर फॉर्म में 1 एकड़ ज़मीन में आपको 90 किलोग्राम का ये पैकेट चाहिए, जिसके लिए ₹500 लगते हैं। तो इफ़को कंपनी ने एक नया इनोवेशन किया, नैनो यूरिया। ये 500 एमएल की आप बोतल ले लो, ₹240 की, इसी को पानी में मिला के आप 1 एकड़ ज़मीन में सब इरिगेशन कर दो, तो फिर आपको सेम टू सेम आउटपुट मिलेगा। उसी तरह ये नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट वगैरह भी इन्वेंट हो रहे हैं। हालाँकि अभी द हिंदू में एक स्टडी आई, ये जो नैनो यूरिया है असल में उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये सारा प्लांट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, गर्मी के चलते बहुत सारा उड़ जाता है। जबकि पाउडर वाला है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा ज़मीन में तो प्लांट उसको ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। एनीवे सो दैट इज़ नैनो यूरिया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, बेसिकली वो दुकानें होती हैं जहाँ पर किसान फर्टिलाइजर खरीदता था। फिर उसमें और आपको पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवा, ये सब अलग-अलग जो खेती-बाड़ी के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, औजार होते हैं, वो सब भी आप खरीद सकते हैं। सो दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री चलाती है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी देती है और फर्टिलाइजर कंपनियाँ अपनी-अपनी थैलियाँ अलग-अलग कलर और ब्रांड की बनाती हैं, तो ऐसा होगा इफ़को, क्रिप्को, ये तीसरा कोई कंपनी है। फिर सरकार ने बोला नहीं, हम तुमको सब्सिडी दे रहे हैं तो तुम हमारे डिज़ाइन वाला ही अब से बनाओगे। तो सभी कंपनियों के पैकेट सेम टाइप के बनेंगे। उसे क्या कहा गया? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। उसमें होगा क्या? कंपनियाँ ही बनाएँगी पर सबका पैकेट का कलर पैकेज एक ही रहेगा। आपका इससे क्या फ़ायदे? पहला, ऐसी फर्टिलाइजर बैग मान लो आप नेपाल बांग्लादेश की बॉर्डर पे खड़े हैं और आपका ध्यान आ जाए तो इसका मतलब कि स्मगलिंग हो रहा है, आप तुरंत उसे रोक सकते हैं। दूसरा कि सरकार क्लेम कर सके कि हम फार्मर्स के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, कि ये तो शोबाजी चल रही है। पर आप समझो आजकल सोशल मीडिया में ऐसा है कि कुछ लोग टोटल नेगेटिव बोले, सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, मतलब ज़ीरो। जबकि आप सोचने बैठो तो हर एक किसान को सब्सिडाइज़ फर्टिलाइजर तो मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं किया मतलब ज़ीरो, ये तो एकदम गलत बात है। पर जो किसान कम पढ़े लिखे हैं, ये सब फेसबुक, व्हाट्सएप रील कुछ देखे तो हाँ, और फिर ऐसे में बाकी कुछ उनको और बहलाए, फिर सरकार कुछ कानून लाए उसका कि वो विरोध करें। तो हाउ डज़ गवर्नमेंट चेंज द परसेप्शन? इसके वास्ते क्या ब्रांडिंग करना ज़रूरी है हर चीज़ का कि हमने ये आपको दिया है। इसलिए आजकल सरकार ऐसे सब काम करती है।
मतलब उसको आप एक तरीके से देख सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी वगैरह देखे, और उसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं विच इज कि आईएएस इसको कैसे देखे कि झारखंड है, उसके अंदर कुछ किसान है, उनको नक्सलवादी बहला रहे, सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। हाउ डू यू कन्विंस देम कि सरकार आपके लिए कुछ करती है, वगैरह वगैरह। अब ये जो फर्टिलाइजर किसान बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया यूरिया यूज़ कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि थोड़ा कम फर्टिलाइजर यूज़ करें, तो नैनो यूरिया अपनाओ और बाकी भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, बिना केमिकल की खेती करो। तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को बोलती है देखो, अगर आप 100 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी बचा दोगे, जो भी स्मगलिंग हुआ उसे रोक दोगे, फार्मर को कुछ और नए तरीके सिखाओगे, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाओगे, और अगर 100 करोड़ सब्सिडी बच जाएगी, तो उसका 50% यूनियन उस स्टेट गवर्नमेंट को 50 करोड़ दे देगी ग्रांट के रूप में। ग्रांट मतलब आपका पैसा आपकी आप यूज़ करो दूसरे कामों में। तो दैट इज पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम, जमीन ले ली, सीड उसमें डाल दिए, पानी डाल दिया, फर्टिलाइजर भी डाल दिया, और क्या चाहिए? जंतु आ जाएंगे, कीटक आ जाएंगे, तो पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। लेकिन समझो अगर हम इतना हैवी क्वालिटी का पेस्टिसाइड डाल दें कि एक भी जंतु रहना नहीं चाहिए, कोई कीड़ा मकोड़ा एक दिखना नहीं चाहिए, तो दैट इज नॉट गुड। क्योंकि समझो ये जो भी टिड्डियां हैं, तो इसका भी होना जरूरी ना, क्योंकि इसको फ्रॉग खाएगा तो फिर उसको ईगल खाएगा, तो पूरी फूड चेन और फूड वेब को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये कहता है कि 100% सारे जंतुओं को मत मारो, मान लो 80% को मारो, 20 को जीने दो, ताकि फूड चेन चलता रहे। दूसरी तकलीफ ये है कि पेस्टिसाइड को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब जो छिड़क रहा है वो भी पूरा प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल करे। लेकिन केरला वगैरह में बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं, तो वो जो छोटे स्टंट प्लेन होते हैं या हेलीकॉप्टर, उसकी मदद से वो छिड़क दे। अब छिड़केगा तो समझो वो तो तालाब में भी केमिकल गिरेगा, कुएं में भी गिरेगा, और वो सब आपके खाने पीने में जाता है। उसके चलते फिर जो बच्चे पैदा होंगे, अपाहिज, हैंडीकैप पैदा होंगे, जैसे एंडोसल्फान वगैरह की क्राइसिस जो भी पंजाब केरला वगैरह में होती है, वो एनवायरमेंट वगैरह में आप ज्यादा देखना। तो वी नीड टू यूज द पेस्टिसाइड्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब आगे बात करते हैं कि देखो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज ही मत करो, क्योंकि यूज करते हो तो ये सब केमिकल से तकलीफ है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डोंट यूज केमिकल्स, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करेंगे? केमिकल यूज नहीं करेंगे। ये जो भी मैन्योर मतलब खाद, ये गाय के गोबर से कुछ बनाया है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज करेंगे। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड क्या है? वो क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी में आप देखना। इसे प्रमोट करने के लिए सरकार योजना लेके परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर ये जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसने कहा देखो भारतीय एग्रीकल्चर कितना सस्टेनेबल है, ये बहुत सारे हैवी केमिकल और बहुत फर्टिलाइजर यूज किया तो सब है कि जमीन पानी सब खराब हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आपने भूजल ग्राउंड वाटर यूज किया तो पानी की शॉर्टेज है। तो उसने सब इंडेक्स बनाया, ग्रीन मतलब ज्यादा अच्छा है और सबसे कम अच्छा है। राजस्थान इज द वर्ल्ड वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे घटिया प्रदर्शन राजस्थान का, ऐसा नया इकोनॉमिक सर्वे बोलता है सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर में। तो वी शुड यूज लेस केमिकल्स, वी शुड नॉट यूज केमिकल्स। इसके दो फायदे हैं। इकोलॉजिकल फायदे तो आप समझते हैं, ये सब बायोडायवर्सिटी, लैंड वाटर पॉल्यूशन कम होता है। इकोनॉमिक फायदे, इकोनॉमिक दो फायदे। पहला, आप बिना केमिकल के जो टोमेटो या कुछ भी उगाओगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो हेल्थ कॉन्शियस जनता है, मान लो नॉर्मल टोमेटो $10 का बिकता हो, तो इसे वो $12-15 में खरीदने को तैयार हो जाएंगे कि भाई ये तो ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हम उतनी ही क्वांटिटी का बेचकर पहले से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, ये इसका फायदा होगा। दूसरा, अगर फार्मर फर्टिलाइजर कम यूज करेगा तो सरकार को सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी, तो अपनी फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में आ सकती है। ये सब देखते हुए सिक्किम ने उनकी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून पास किया कि अब से सिक्किम के अंदर कोई भी केमिकल सब ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लाना इलीगल है, बैन है। मतलब जैसे गुजरात और बिहार में कानून है कि दारू लाना बैन है, उसी तरह सिक्किम में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लाना बैन है। तो सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, ऐसा कहा जाता है। बाकी भी स्टेट्स में केमिकल मत यूज करो, कम यूज करो, ऐसी योजना, उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें यूनियन और स्टेट दोनों पैसा देंगे। इसमें 50 फार्मर का ग्रुप बनाया जाएगा और सबको 20-20 हज़ार रुपए देंगे कि तुम अब से ये केमिकल मत यूज करना। आपके उसमें 50 फार्मर का ग्रुप क्यों बनाना है? जो भी आए उसको दे दो पैसा। ग्रुप क्यों जरूरी है? सपोज ये एक गांव है, उसके अंदर इतनी जमीन है। अब ये जो किसान है उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बाजू वाला फार्मर है वो कहे नहीं मैं तो केमिकल यूज करूंगा। तो फिर जब भी बारिश होगी तो होगा क्या? पानी बह के इसमें से भी इसमें आ जाएगा, तो ये फार्मर जो केमिकल यूज नहीं करता वहां पर भी केमिकल आ जाएगा उसके प्लांट में। तो जब वो यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा तो यूएसए वाले बैन कर देंगे कि तुमने स्टिकर मारा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक नहीं है। इसलिए आपको एक एरिया डिमार्केट करना पड़ता है, उसमें सारे किसानों ने कसम खानी है कि हम केमिकल यूज नहीं करेंगे, और तुम ये करो तो तुम्हें 20,000 रुपए देंगे। एनीवे, सो दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। आप कहें बेस्ट है, ये 2015 में आया। फिर 2021 में आया तो सरकार ने कहा देखो इसकी एक सब स्कीम बनाते हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, और उसमें 12,200 रुपए आपको देंगे। अब आप कहते हो ये दोनों में फर्क क्या है? जब ये फर्क तो मुझे भी नहीं पता है। सरकार का भी तो कैसा है, खासकर एग्रीकल्चर बाकी जगह पर एक योजना लॉन्च करते हैं, फिर इनको लगे अब ये नहीं चला या पुराना हो गया या फिर से बजट में कुछ नया बोलना है, तो उसी का कुछ नया नामकरण करके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति, वो जो चाचा है वही भतीजा, हम पिलर 5 में देखेंगे। तो ये सब चलते रहता है, आपस में क्या डिफरेंट है? अब स्वाभाविक सरकार खुद ही गोल गोल सब बनाती है स्टेटमेंट, तो मैं तो कहां से जवाब बताऊं आपको? तो आई डोंट नो, एमसीक्यू में जो लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर टिक कर देना है। उनके खुद के आईएएस ऑफिसर मुझे नहीं लगता इतना दिमाग खर्च करते होंगे जितने आईएएस एस्पायरेंट कभी करते हैं। यार 2 लाइन का मुद्दा है, आगे बढ़ो। आईएएस लोग सब राजा होते हैं। तो देखो यहाँ कोई फाइल बना दो, या मिनिस्टर ने बोला है तो नीचे तो सेक्शन ऑफिसर 2 लाइन लिख के कर देगा नया पुराना। जब वो चिंता नहीं करते तो आप इतना क्या लोड लेके बैठते हैं? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें भी नया कंसेप्ट है, जीरो बजट। मतलब फार्मर ने कोई लोन नहीं लेना चाहिए, 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए, सीड फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं। उसने नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब बायो फर्टिलाइजर और फॉर्म काउ डंग, ये सब आप गोबर से सब बनाओ फर्टिलाइजर, ये सब करो विदाउट केमिकल। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो ये सब हम प्रमोट करेंगे, सब सरकार ने कहा। आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग बस बेस्ट चीज है, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। बट इट इज नॉट अ पेनेशिया, ये रामबाण इलाज नहीं है, भारत जैसे बड़े देश के लिए तो बिल्कुल नहीं है। उसका कारण, आप केमिकल से खेती करो तो समझो 1 हेक्टेयर में आप 5,000 किलो मान लो आपका टोमेटो हो गया, और आप नहीं यूज करोगे केमिकल तो होगा क्या? 500 किलो पैदा होगा। तो यानी आपने फिर वो ज्यादा महंगा फार्मर ने बेचना पड़ेगा कि 50 का नहीं है तो मैं 150 का बेचूंगा। तो भारत के लोग भी तो इतने पैसे है नहीं खरीदें। दूसरा, इतने सारे लोग को खाने के लिए भी तो अनाज और सब चाहिए। अगर आप बिना केमिकल के यूज करोगे, यू विल नॉट प्रोड्यूस इनफ क्वांटिटी, तो फिर फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। श्रीलंका में वो ऐसे ही करने बैठे कि फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर इतना तंगी हो गया, शॉर्टेज हो गया भोजन की कि दंगे शुरू हो गए, और फिर उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का घर चला गया था, फिर वो भाग गया था, वगैरह वगैरह। तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो फूड शॉर्टेज हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ सकती है। सिक्किम का वो बराबर है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, प्रति किलोमीटर कम लोग रहते हैं, पूरे भारत में ऐसा नहीं है। अनदर प्रॉब्लम, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाए, ये आप टोमेटो देखो, सारे टोमेटो, पर इसका कलर साइज शेप अलग अलग है। आपको हेल्थ के लिए अच्छा है, पर नॉर्मल कस्टमर को थोड़ी समझ आएगा, लेकिन उसको ये दिखा दे देखो ये टोमेटो, तो क्या हाँ ये अच्छे हैं, ये केमिकल से बनाए लेकिन यूनिफॉर्म साइज क्वालिटी शेप के, तो कस्टमर को कन्विंस करके बेचना भी एक बड़ी तकलीफ है। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सरकार ने एक पोर्टल बनाया, जैविक खेती पोर्टल। उसमें ऐसा है कि बायर और सेलर एग्रीकल्चर, ये सब जो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर सामान बेचना है, उसका ये जैविक खेती पोर्टल है। कोई हेलमेट पे आईएसआई का लोगो होगा तो आप खरीदेंगे, क्योंकि ये सेफ क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है। तो ये जो भी ऑर्गेनिक
फ्रूट से आपने ये केचप, फ्रूट जैम कुछ बनाया, कुछ लोगो सिस्टम होना चाहिए आईएसआई जैसा, ताकि हमें भी और फॉरेनर्स को भी यकीन आए कि अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो उसके वास्ते सरकार एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लेकर आई पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। वो ऐसा है कि समझो मैं एक फार्मर हूँ और मुझे स्टिकर चिपकाना है, तो मुझे लैब में टेस्ट कराना होगा। स्वाभाविक है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की खुद की इतनी लैब्स हैं नहीं, तो प्राइवेट जो भी लैब्स होंगी उनके साथ टाइप कर लेंगी कि यहाँ मृणाल है तो उसको तुम स्टिकर दे देना। तो ये जो काम हुआ इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। तो किसके वास्ते? ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टिकर सर्टिफिकेशन के वास्ते है। फिर सरकार ने 2023 बजट में बोला भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाएंगे, 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग सिखाएंगे। फिर हम लोग नेशनल लेवल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बनाएंगे, पेस्टिसाइड और माइक्रो फर्टिलाइजर जैसे नैनो यूरिया बनाएंगे। ये जो पाइनएप्पल, मैंगोज, ये सब फ्रूट का प्लांटिंग मटेरियल, अगर उसी के अंदर अच्छी क्वालिटी का वो सीड्स या प्लांट मटेरियल नहीं है तो अच्छा फ्रूट बनेगा नहीं। तो हम आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाएंगे जिसके तहत डिजीज फ्री सीड और प्लांटिंग मटेरियल या एप्पल, वॉलनट, आलमंड वगैरह के लिए फार्मर को हम सप्लाई करेंगे। मिलेट्स मतलब जवार, बाजरा, ये सब वो तो है। उसके अलावा कुट्टू, रामदाना, कंगी कुटकी, ये सब क्या है, इसको हम कहेंगे श्री अन्न है। और उसके वास्ते हैदराबाद के अंदर हम एक मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो आईसीआर के नीचे काम करेगा वगैरह वगैरह। कि क्या ही जनरल नॉलेज इतना सब डाले, वो कुछ एमसीक्यू पूछे आपकी तसल्ली के लिए मैंने हैंडआउट में दिया है। तो लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब देखा। इसके बाद मशीन्स को समझना है, वो भी समझेंगे पर फ्रेश माइंड से। तब तक आप एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। टू मोर मिनट्स। ट्वेंटी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है ट्रक फार्मिंग जो मैंने आपको नहीं सिखाया, पानी पीएफ पूछा, वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अरुण, मनीषा, वीरेंद्र, दमन, अभिषेक, शक्ति, केशव, शगुफा, दर्शिका, आशीष, आर्यन, शुभम, पिंकी, टेक चंदन, प्रांजल, प्रतीक्षा, रुचि, विभु, आनंदिता, अंकुर, अनमोल, संभवी, अनुराग, हिमांशु, दिव्या, अंकित, साइनी, गौरव, शुभम, शिवा, रुतार्थ, प्रियंका, शुभलक्ष्मी, सृष्टि, ऋषांक, निशा, रोहन सिंह, अल्फ्रेड, अर्जुन, अभिषेक, आशुतोष, उत्कर्ष, शिवानी, जया, अमन, मानसी, अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए ट्रक फार्मिंग मतलब क्या, ये जो छोटा शहर है सेमी अर्बन एरिया, वहाँ के आसपास खेती बाड़ी करके वो वेजिटेबल्स बनाएंगे और रात में ट्रक में भरेंगे और सुबह सुबह आपके शहर तक पहुंचा देंगे। तो ये है मार्केट गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग। एक रात में ट्रक जितना खींच पाएगा उतने डिस्टेंस तक ये लोग खेती करेंगे ऐसी फूड, फ्लावर, वेजिटेबल की। ये सब दिया है आपको एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी। वो किताब आपको पढ़नी चाहिए और डिटेल में सब रखना चाहिए। 75 रुपये की किताबें प्रिंटेड खरीदो ताकि सुकून से पढ़ सको। ये पीडीएफ में क्या सिर्फ स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर ऊपर से ही देखते हैं। तो फार्म मैंने ये सब उसमें से उठा के पूछा। एनीवे सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द आंसर इज सी। 56% लोगों ने करेक्ट किया, उनको बधाई। बाकी लोगों को मेरा ये प्रश्न है कि आपको नहीं पता तो क्या तुक्के मारते हो हवा में। इस कारण से कुछ तो लोग बर्बाद हैं कि हमारा इल्म क्लियर नहीं हो रहा है। वाई टी करने से जब आपको नहीं पता है, मुझे खुद भी नहीं पता था इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि स्वाभाविक है ज्योग्राफी के अंदर ये किताब के अंदर इतना डिटेल में इतने साल तक मुझे याद भी ना हो। बट एनीवे द पॉइंट इज यू शुड प्रिपेयर इट प्रॉपर्ली। अब इसमें एक और तकलीफ है कि जो क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी है, आप जानते हैं यूट्यूब पर ये सब जो इन्फ्लुएंसर है, अगर वो आपको ये कहेंगे तुम पढ़ लो, आप यूज नहीं देंगे, तो ये मत पढ़ो, इसमें सब आउटडेटेड डेटा है। चलिए मान लिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी भाई ये तो सब थियरी ना, विटीकल्चर क्या है, मार्केट गार्डनिंग क्या है, ट्रक फार्मिंग क्या है। ये तो ऐसी बात है कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूं क्योंकि कभी भी बिजली गिर सकती है, आई कैन डाई आउट ऑफ दैट लाइटनिंग स्ट्राइक। तो ये लॉजिक पे तो कोई कुछ एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं चाहिए, जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
तो बेटर यू रीड द थिंग्स रादर देन इग्नोर इट कि नहीं ये तो ये गलत है, उसमें ये गलत है। मेरे हिसाब से यूट्यूब आपको देखना ही नहीं चाहिए। जो अनअकैडमी आपने कोर्स लिया तो उसमें जितनी बातें उतना काफ़ी है, भगवान मालिक है। वो जो भी पार्ट 1 मटेरियल बुक देख लिया, यूट्यूब में पढ़ने मत बैठो। नाउ आई वाज़ टीचिंग यू अबाउट द लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर खत्म, पेस्टिसाइड ये सब खत्म। मशीनरी को समझते हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली, प्लाऊ, लैंड लेवलर बहुत सारी मशीन होते हैं। क्यों यूज़ करनी चाहिए? प्रोडक्टिविटी जमीन की बढ़ती है, क्योंकि हाथ से आप खेती करोगे तो 500 किलो पैदा करोगे, मशीन से करोगे 5000 किलो हो जाएगा। दूसरा उससे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। गाँव के जो भी नौजवान है, इसका जो भी ट्रैक्टर है उसका पंचर बनाना है, क्लच का वायर ठीक करना है, ड्रोन उड़ाने हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए तो जॉब क्रिएट करता है। अभी आप देखो, गांधी जी चरखा एक बार घुमाएँगे तो कितने तार निकलेंगे? हाउ मेनी थ्रेड्स विल कम आउट? कॉटन में से एक तार उनका निकलेगा। तो एक बार चक्का घुमाओ तो एक ही आपका तार निकल रहा है। ये जो बैन मशीन चला रही है इसमें भी चक्का ही घुमाना है, पर वो एक बार में 1, 2, 3, 4 मान लो 8 तार निकाल देती है। इसे कहते हैं स्पिनिंग जेनी मशीन। तो यहाँ पर हुआ क्या? आपको चरखा चलाने में एफर्ट उतना ही है, लेकिन जो लेबर पहले 1 थ्रेड बनाता था वो 8 टाइम्स प्रोडक्टिव हो गया। तो ये जो सिंगल चरखे के मुकाबले स्पिनिंग जेनी का बनना, इट इज़ कॉल्ड लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये जो भाई है लकड़ी का हल चला रहा है और ये हल भी उसको खरीदने में मान लो 5000 रुपए लगे हो, तो मतलब इसका कैपिटल इसमें इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन आप जानते हैं जो वुडन प्लाऊ है, लकड़ी का हल है तो डैमेज हो जाएगा, पत्थर इसमें बहुत मोटा है तो रिपेयर, मॉइस्चर, फंगस अटैक हो जाएगा। चीन के अंदर वो लकड़ी नहीं, वो ऐसा स्टील का प्लाऊ इस्तेमाल करते हैं। अब हो सकता है उसमें भी मान लो 5 नहीं 7000 का, वो भी स्टील का है। पर ये उसको इतने साल चलेगा कि रिकवर हो जाए, इसका ये होगी कि ये 3 बार बदले पूरी जिंदगी में, तो 15000 इसमें डालेगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑगमेंट कहाँ पर हो रहा है? स्टील का प्लाऊ यूज़ करने में। तो ये वुडन की जगह स्टील का प्लाऊ यूज़ करते हैं, तो आपका कैपिटल मतलब जो निवेश हुआ मशीनरी एसेट में वो ऑगमेंट हो गया कि सालों-साल चलेगा, बहुत बेस्ट चीज़ है। तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब ये सब मुझे नहीं पता था। फिर इन्होंने पूछा, जो पूछा मैं पहले तो आपको 30 सेकंड देता हूँ, दिमाग में उतारो, जवाब तो मैंने टिक कर दिया है। वुड की जगह स्टील का प्लाऊ यानी कि हल यूज़ करेंगे तो उसे कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहते थे। इन्होंने पूछा, फिर मैं सर्च करने बैठा, भाई कहाँ से पूछा, बुक्स में तो दिया नहीं है। तो पता चला ये जो एग्रीकल्चर एमबीए की किसी ने किताब लिखी थी, उसकी वहाँ से उसने कॉपी करके पूछा। कह रहा वो तो फॉरेस्ट सर्विस के एस्पायरेंट को भी इसे टेस्ट करना है, तो ऐसे कुछ सवाल आ ही जाते हैं प्रीलिम में। अच्छी बात ये है कि इसके बाद के सालों में ऐसा सब बता रहा हूँ कि उसने एमबीए टाइप का, एग्रीकल्चर एमबीए टाइप का नहीं पूछा। तो ये कोई पैटर्न नहीं है। इसको देख के नींद खोलें और हम पढ़ना छोड़ दें या ये इसी में सब पूरा दिन पढ़ते रहे, देयर इज़ नो एंड टू इट। इसलिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी ये सब मिला के 18 क्वेश्चन है तो 10-12 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी का सब ऐसा ही होता है। उसमें लोड लेना नहीं चाहिए। बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब खेती में मजदूर कम मशीन ज़्यादा यूज़ करो, ऐसी क्यों ज़रूरत पैदा हुई? हम लोग छठे पिलर में देखेंगे कि सरकार की एक योजना है, मनरेगा स्कीम, कि गाँव वालों को गाँव में 100 दिन का काम मिलेगा, उधर खड्डा तालाब ये सब तुम खोदते रहो। तो अब सोचिए कि बिहार या उड़ीसा में कोई मजदूर उसे गाँव में मनरेगा के अंदर मान लो 300 रुपए का काम मिला है। तो फिर वो कहेगा मैं पंजाब या हरियाणा में क्यों जाऊँ फसल कटाई के लिए, व्हाई शुड आई गो फॉर हार्वेस्टिंग बिज़नेस देयर? सिवाय के ये जो पंजाबी फार्मर है, वो 300 नहीं आप मुझे 500 दो तो मैं आऊँ घर छोड़ के, वरना मैं इधर खुश हूँ। तो स्वाभाविक है पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को तकलीफ होगी कि प्रवासी मजदूर आ नहीं रहे और आते हैं तो पैसा ज़्यादा मांगते हैं। तो हमें क्या करना होगा? ज़्यादा मशीन खरीदते हैं ताकि इंसानों की ज़रूरत कम पड़े। तो देयर इज़ अ इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ मशीनरी बिकॉज़ ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फार्म लेबर्स। लेकिन भारत में एग्रीकल्चर मशीनरी में तकलीफ क्या है? जो मोटी साइज़ के ट्रैक्टर है, पंजाब हरियाणा में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ज़मीन फ्लैट है, सपाट टेरेन है। वही ट्रैक्टर आप सिक्किम या अरुणाचल या असम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ी प्रदेश, वहाँ चिकनी मिट्टी होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो आपको छोटी साइज़ के अलग टायर वाले ट्रैक्टर डेवलप करने पड़े। लेकिन भारत के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट में फोकस कम है। स्टार्टअप वाले सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप बनाते हैं, केक पेस्ट्री का धंधा करते हैं, ये सब स्टार्टअप मिनिस्टर मतलब कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा, वो हम इसमें देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद भी एक बार बोला है, ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मशीनरी में एक स्टार्टअप लगभग ना के बराबर है। जो भी स्टार्टअप है वो सब क्या करते हैं? एग्रीगेशन, कि बायर सेलर को मिला लो। आप फ्लिपकार्ट देखो, अमेज़न देखो, ओला, उबर देखो, स्विगी, ज़ोमैटो देखो, सब लोग क्या कर रहे हैं? बायर सेलर को मिला रहे हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे वी नीड मोर स्टार्टअप्स, मेक सच कस्टमाइज्ड मशीनरी। क्या वो मेंस में हम देखेंगे। ये एक ट्रैक्टर मान लो 20 लाख रुपए का आता हो, तो हर एक किसान को खरीदना क्यों है? आपको तो साल में मान लो 4 महीने चाहिए, तो रेंट पे मिल जाए तो भी बेस्ट है ना। तो ऐसे रेंटल सेंटर हमें प्रमोट करने चाहिए। तो ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स और ऐप बनाई गई है ताकि आप किराए पर ट्रैक्टर और बाकी कृषि सामान ले सकें। वो सब हैंडआउट में दिया, जनरल नॉलेज देख लेना। ड्रोन से अगर आप केमिकल, पेस्टिसाइड ये सब छिड़काव करोगे तो ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आप खेती-बाड़ी कर सकते हो। तो भारत सरकार ने कहा देखो, ये जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, इनको जो भी 5-7 10 लाख रुपए की सहायता करते हैं ताकि ये ड्रोन खरीदें, उसको ट्रेनिंग का, रिपेयर सर्विस का काम हम सिखाएँगे और फिर गाँव के अंदर वो ड्रोन ऐसा रेंट पे सर्विस दें। ऐसा नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम सरकार लेके आई, उसका भी सब जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया है, आप देख लेना। तो दैट इज़ मशीन्स। उसके बाद लोन। तो क्या था? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम डैश किसान क्रेडिट कार्ड। वो किसान जो लोन लेगा उस पे सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी बैंकों को देगी। अब पहले इसके लिए इस बैंक ने सारे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट मैन्युअली पेन पेपर पोस्ट से भेजते होंगे। तो फिर एक पोर्टल बनाया, किसान ऋण पोर्टल। तो बैंकर उसमें सारे पीडीएफ फाइल अपलोड करेगा तो दे दनादन सरकार उसकी सब्सिडी, लोन सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर कर देगा। ये बहुत महान है, ऐसा नया इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। इसके अलावा इंश्योरेंस और फार्मर के लिए ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह हम ऑलरेडी पिलर 1 डी में देख चुके हैं। वेयर हाउसिंग की बात करते हैं कि अब तक हम पहुंचे तो समझो अनाज पैदा कर दिया। अब किसान क्या करे? उसकी इच्छा हो तो सीधा सेल कर दे एपीएमसी मंडी में, जिसके बारे में हम लोग कल देखेंगे रविवार को। या वो ये करे कि वेयर हाउस में, गोदाम में जमा कर दे, तो वेयर हाउस मैनेजर देगा उसे एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। इसका क्या फायदा है? किसान इसको बैंक में देके बैंक का लोन ले सकता है गिरवी रख के, या किसान उसे कमोडिटी मार्केट में लिस्ट करा दे। तो जैसे शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं, कमोडिटी मार्केट में किसान का रसीद खरीद लेंगे और फिर हम जाएंगे उस वेयर हाउस में और वहां से उस व्हीट राइस जो भी है वो चावल उसकी डिलीवरी लेंगे। तो ये होता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। इसको कौन रेगुलेट करता है? तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ये सब काम देखती है। अब यहाँ पर सरकार और बैंक वाले अलग-अलग कुछ स्कीम पोर्टल योजना करते रहते हैं कि ये वेयर हाउस में किसान ने जमा किया अनाज, तो उसे नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट मिला, वो सब एक ऑनलाइन पोर्टल उसका बना दिया कि किसान उपज निधि, और वहां से वो बैंकर को सब दिखा देगा। तो बैंकर दे दनादन उसको बैंक लोन पास कर देगा और कोलेटरल फ्री बिना गिरवे उसको मिल जाएगा। ऐसी सब ये पोर्टल बनाए, उसको बोला गया ई किसान उपज निधि। अब आप लोग कहेंगे, पण भाई उसने उसमें ये पोर्टल में अपलोड किया तो ये तो गिरवे हो गया ना नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। तो कोलेटरल फ्री कैसे हुआ? आई एग्री विथ यू, परंतु प्रेस स्टेटमेंट में लिखा है इट इज कोलेटरल फ्री, तो मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है। ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, तब याद करो हमने पिलर 1 की क्लासिफिकेशन में देखा था कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे नीचे क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस। तो हर एक गांव में पीएसीएस सोसाइटी की मदद से वेयर हाउस बनाए जाए और उसके वास्ते कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री उनको पैसा देगी।
ताकि गाँव के सारे जो भी किसान है अपना अनाज उसमें स्टोर करना है, बेचना है, ये सीएस के वेयर हाउस में करें। और ऐसा हम दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम बनाएँगे। आपके पास हर गाँव में ऐसा वेयर हाउस बना दिया, चलो बराबर है, उससे आप करोगे क्या? 3 काम हो सकते हैं। पहला, ये वेयर हाउस में से ये सब किसान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई को सारा अनाज बेच सकते हैं। वो मामला क्या कल रविवार के लेक्चर में देखेंगे। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि मैं X% एफसीआई को बेचूँ, बाकी प्राइवेट दुकानदारों को बेच दूँ। या फिर कि वहाँ जो अनाज पड़ा है उसका ई नेगोशिएबल वेयर हाउस विजिट आएगा, उसकी मदद से मैं बैंकों से लोन ले लूँ। तो ये सब हम करेंगे और इसके पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग-अलग स्टेट्स में। फिर सरकार लेके पीएम किसान भाई भंडारण इंसेंटिव, हालाँकि बनाया नहीं है, न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि कभी बनेगा। कि मान लीजिए किसान ने ये वेयर हाउस में रखा है अपना अनाज, तो मैनेजर कुछ तो पैसा रेंट में लेता होगा, मान लो ₹100, तो सरकार सब्सिडी देगी, चलो ₹20 हम दे देते हैं। तो पुअर फार्मर विल गेट सब्सिडी ऑन वेयर हाउस रेंट। ये सब हुआ अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक्स 2025 का। उसने कहा देखो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके तहत वो लोग बना रहे फ्लो स्पान, मतलब वो मोबाइल स्टोरेज यूनिट है, मतलब वेयर हाउस ही है, लेकिन समझो ऐसा वो इंस्टॉल आप कहीं पे भी कर सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट का परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, तो कुछ दिन इधर रखो और उसमें सारा अनाज स्टोर करो, फिर जो भी ट्रक आएगा उसमें भर दो, फिर ये यूनिट हटा के दूसरे गाँव ले जाओ। ऐसा सब फ्लो स्पान हो सकता है और भारत के अंदर भी कुछ स्टेट में इसका पायलट प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ये सब जितना पड़ा है आपको 30 पेज का हैंडआउट है, पर उसका एक माइंड मैप भी मैंने बना के हैंडआउट में डाला ताकि आपको रिवीजन में सुविधा रहे। हमने पढ़ा क्या लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सीड्स के अंदर महंगे जीएम क्रॉप का सब तकलीफ है, मशीन की क्या बातें हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। केमिकल यूज मत करो, तो उसके वास्ते परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय कृषि पद्धति वगैरह, लोन इंश्योरेंस तो हम पिलर 1 में देख चुके हैं। फर्टिलाइजर के काफी वादे थे, तो उसमें सब स्कीम्स, यूरिया सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, स्मगलिंग हो रहा है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सॉइल हेल्थ कार्ड और नीम कोटेड यूरिया के रिफॉर्म्स हमने देखे। पानी में तकलीफ है तो क्या किया, पीने का पानी का जल जीवन मिशन है, सिंचाई के पानी का कृषि सिंचाई योजना है, ये सब है। आपको डिसीजन और इससे समझो प्रीलिम पास नहीं हो गए तो रिवीजन के वक्त जल्दी से याद करेंगे क्या-क्या पढ़ा है, बाकी तो आपको फैक्ट्स रटने होंगे। कल हम कुछ पीवाई ऐसे देखेंगे कि वो कैसे छोटे-छोटे फैक्ट्स पूछता है। एग्रीकल्चर में रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस लेना पड़े, तो फसल बीमा योजना वगैरह हम ऑलरेडी पिलर 1 डी में पढ़ चुके हैं, तो उसमें जा नहीं रहे। किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए कि नहीं, वो सब मीन्स का मुद्दा है, मीन्स के लेक्चर में जून जुलाई में देखेंगे। व्हाट इज द बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस? ये तो आजकल क्या होता है कि आईएएस अधिकारियों को नौकरी कम करना है और पीआर ज्यादा करना है। तो अखबार वाले को देखो तुम चला दो कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने नया मॉडल इंप्लीमेंट किया, जबकि बात में 2 पैसे का दम होने। तो क्या हम ऐसे सब मॉडल पे पीएचडी करें? बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्या, बीड वाला मॉडल ऑफ कोरोना कंट्रोल क्या है? उनके मिनिस्टर ने खुद बोला भाई कोई बीड वाला मॉडल नहीं है। तो एक तो आप पीवाईक्यू देखो सबसे पहले कि कौन आपको पूछ रहा है, मेंस में कोई पूछ नहीं रहा है। आपके हम केस स्टडी के रूप में कोट करेंगे। भाई पहली बात ये है कि जब आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस चालू करोगे, जो भी 150-250 शब्द में आप लिखना है, तो जो थियरी और बाकी मुद्दे आप लिखोगे उधर ही आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जानी है बीड वाला मॉडल तक पहुंचने से पहले। और वो भी लिखने बैठे उसमें तकलीफ ये है कि आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं, प्रोफेसर को पता ही नहीं हो कि ऐसा कुछ है, तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बहुत फेमस चीज़ है उसके एग्जांपल और केस स्टडी बनते हैं कि यूक्रेन वॉर का केस स्टडी बन सकता है, ट्रम्प के टैरिफ वॉर का केस स्टडी, कि समझो जो प्रोफेसर है वो यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं है। उसको तो ऐसे बुला लिया होगा, कई बार होता है कि जो उसका सब्जेक्ट भी पढ़ाने का नहीं है उसका पेपर चेक करने बिठा दे। तो ही डजंट नो एवरीथिंग, तो उसको समझ आए ऐसा अपना सिंपल जवाब रहना चाहिए। तो पीएचडी ऑन मॉडल्स इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। एनीवेज, हमने अनाज पैदा कर लिया, बेचने भेजेंगे। अब जो बाकी रेसिड्यू यानी अवशेष बच गए, जैसे पराली, क्रॉप रेसिड्यू, तो अब जाने पंजाब हरियाणा के अंदर किसान उसको जलाएंगे और उससे सब जो पैदा होगा प्रदूषण वो दिल्ली में तकलीफ करेगा। फिर सितंबर अक्टूबर में सब चलता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान है उन्होंने इसके पहले के सीजन में पैडी यानी राइस उगाया होगा, उसका अवशेष जला के अब वहाँ पर उसको व्हीट यानी गेहूं उगाना है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ये जितना क्रॉप रेसिड्यू है उसके लिए हम नए सेंटर्स बनाए और वहाँ से उसको अलग-अलग मशीन में आधा जला के उसके कोयले बना दे, बायोचार ब्रिकेट्स, वो ऐसा। इससे होगा क्या? ये जो कोयले हैं आप ढाबा भट्टी सब में बेच दो, जिसको ईंट बनानी है, जिसको ये सब रोटी कुलचा बनाना है, दे कैन यूज़ इट, उसको बेचो। थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या कोयला जला के बिजली बनाते हैं। तो बजट में बोला गया कि 5 to 7% ऐसे जो बायोचार ब्रिकेट्स हैं, वो उसमें भी यूज़ कर लो ताकि कोयला जंगल वाला आपको कम यूज़ करना पड़े। तो वी कैन यूटिलाइज इट इन दिस मैनर। और क्या हो सकता है? इन सिटू कंपोस्टिंग, कंपोस्ट मतलब खाद बनाना जमीन में गाड़ के वो सब बन जाए। तो जहाँ पर काटा है उधर ही उसको गाड़ दो और उसमें कंपोस्ट करो। एपी सीडर, वो ट्रैक्टर में अटैच करने का डिवाइस, समझो ये लोग राइस का ऐसा कचरा है, उसको हटाएँगे तब जाके वो नीचे सीड प्लांट कर पाएँगे। लेकिन वो ट्रैक्टर का अंदर वो डिवाइस ही इतना ज़्यादा गहरा उसका वो जो भी चाकू या कुछ हो, कि वो एकदम गहराई में जाके प्लांट कर दे, तो फिर आपको ऐसा जलाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब के लिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को फंडिंग देता है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेस्ट किया, मकई, पोटैटो, सोयाबीन, ये ऐसे फसल हैं जिसमें लिग्नोसेल्युलोजिक कंटेंट कम रहता है। तो जब आप इसको जलाओगे तो प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए हमें ये सब प्रमोट करना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें झंडा उठाते हैं, ये क्या वो क्या? भाई वो तो मुझे भी नहीं पता ना, साइंस टेक का कोर्स करो। इकोनॉमिक सर्वे ने छापा है उतना हमने बेसिक जान लिया। हर चीज़ में समझो, आप ऐसा मान के चलते हैं कि प्रोफेसर को बहुत टाइम है फ्री में, तो वो इसका फिर आपको पूछेगा जस्ट बिकॉज़ दिस इज मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, तो समझो प्रोफेसर का मेहनत बढ़ेगा ना, उसको खुद सर्च करना पड़ेगा कि ये क्या है। प्रोफेसर वो मेहनत करेंगे नहीं, वो सीधा इकोनॉमिक से सीधा ये उठाएगा, अच्छा ये है, खत्म। क्योंकि उसके नेक्स्ट लेवल का वो सर्च करने जाए, उसका मेहनत बढ़ेगा, आंसर की में एक्सप्लेनेशन डालने गलत हो गया और तकलीफ है, तो दे विल फाइंड द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसलिए आप देखना, अगर आप सोर्स मैपिंग करो, जो भी सवाल है कहीं ना कहीं से वो सीधे स्टेटमेंट उठा लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे नीति आयोग डॉक्यूमेंट है, साइंस टेक के सवाल आप देखो ज्यादातर वो द हिंदू से उठा लेगा, उसमें आपको मॉडिफाई करेगा, पर वो खुद से तीसरी साइट पे मैं सर्च करूं टू मेक एन एमसीक्यू आउट ऑफ इट जस्ट बिकॉज़ इट इज मेंशन्ड इन दिस साइट, ऐसा लंबा वो मेहनत करते नहीं, उतना उनको पैसा भी नहीं मिलता। और दूसरा वो सब बड़े लोग होते हैं भाई, इनको टाइम नहीं होता ये सब करने। यू थिंक जो 50-60 एज का प्रोफेसर है उसको ये करेगा कि वो जीवन सुकून से जिएगा। मॉक टेस्ट वालों ने परेशान करके रखा है आपको, वो ज्यादा फोमो करते हैं जबकि रियल प्रोफेसर इतना लोड लेके नहीं चलता। एनीवेज, ये जो आप जानते हैं यूसीएससी वो होता है वो टेस्ट, टाइम मिले तो देना, कल 2 बार होगा 11 और 5 बजे। उसमें सब सैमसंग टैबलेट और आईपैड तो सब है, आईपीएल टिकट, ये जो मेरी इकोनॉमी की बुक है वो भी समझो 5-7 लोगों को वो गिफ्ट में देते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू इट। मैंने तो इनको बोल के रखा है इकोनॉमी के आप जो सवाल बनाओ तो अपनी वीकली टेस्ट में जो होते हैं उसी में से कुछ डाल दो ताकि सुविधा रहे लोगों को जीतने में। तो इफ यू हैव टाइम डू इट। 2 जरूरत है, हालांकि टाइम होना चाहिए, एक बार 1 घंटे का कुछ टेस्ट होता है और पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन होंगे। एनीवेज, मैं आपको बताया था एमसीक्यू का फालतू लोड नहीं लेना है। अभी नए बजट में एक नई योजना आई, असल में पुरानी योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कि मान लो गुजरात के इतने जिले हैं उसमें जो एकदम बैकवर्ड हो, नर्मदा दाहोद या कोई, तो बैकवर्ड कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिले। तो क्या उनको नया पैसा देंगे? नया कोई पैसा नहीं देंगे। उनका जो भी डीएम कलेक्टर आईएएस होगा उसको कहेंगे जो पुरानी योजना है उसको ढंग से तुम लागू करो और नीति आपको रिपोर्ट भेजो। तो ये जो योजना है इसे कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंप्लीमेंट द प्रीवियस स्कीम्स इन बेटर मैनर एंड सेंड रिपोर्ट टू नीति आयोग, दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये तो चल ही रहा था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऐसा कुछ नया लेके आई है नए बजट में कि जो खेती-बाड़ी के रूप में मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ फसल की पैदावार कम हो रही है, आउटपुट कम है, बायोसिटी कम है, जो भी, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना,
और उसमें भी मिलती जुलती फिलोसफी, नया पैसा कुछ नहीं देंगे, एक्जिस्टिंग स्कीम्स को अच्छे से लागू करो योजना है ये। इसके और डिटेल जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, उसको और खींचना नहीं है मुझे। नए बजट में और ये कहा, मखाना बोर्ड बनाएंगे बिहार में, वो लोटस प्लांट के कुछ सीड्स होते हैं। फिर एक पूरा टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टीट्यूट भी बिहार में बनाएंगे, वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट भी करेंगे बिहार में, और यूरिया प्लांट बनाएंगे, पर वो आसाम में बनाएंगे। और भी छोटी मोटी चीजें हैंडआउट में दिया, देख लेना, बस तो खेल खत्म। अब इसके आगे जो है तो समझो हमारा लॉजिक क्या चला है कि हमने ये लैंड में सीड प्लांट किया, पानी डाला, खेती बाड़ी, यूरिया फर्टिलाइजर सब डाला, मशीन भी यूज कर लिया, एंड वी हैव डन द खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डन। नाउ टुमारो विल ट्राई टू सेल इट। तो सेल करने जाएंगे तब दूसरी योजनाएं सब आएंगी। एपीएमसी मंडी क्या, इनाम पोर्टल क्या, 3 किसान कानून जो सरकार ने हटा क्यों दिए, एक्सपोर्ट की पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें तकलीफ है, पीएम आशा स्कीम है, फिर का बेचना का कुछ नहीं, सीधा 6000 रुपए ले लो, पीएम किसान स्कीम है, फूड की इन्फ्लेशन क्यों होती है, डिफ्लेशन क्यों होती है, ये सब इसका हैंडआउट मैं कल अपलोड करूंगा 7 बजे तक। पहले आज तक जितना पढ़ा है उसे आप खत्म करें, ये जो भी 30 पेज है, समझे इसकी मंगल बुध में टेस्ट सब आ जाएंगे, एंड इट कैन गेट ओवरवेलमिंग, क्योंकि मैंने आपको ओवर दिया अपने एमसीक्यू में, तो फिर सब जनरल नॉलेज होगा। तो कल भी छुट्टी है, टाइम से उसे यूज करें, पिलर 3 का भी वो सब डब्ल्यूटीओ का हैंडआउट याद करना है। सोमवार को भी मेरे ख्याल से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है, उसकी छुट्टी होनी चाहिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, खत्म कीजिए। तो बाकी काम कल पढ़ते हैं। नाउ जस्ट अ मिनट, एक आध और पीवाईक्यू बचा तो निपटा के जाते हैं। ये वाला ट्राई करो, आई गिव यू 30 सेकंड्स, नहीं 40 सेकंड आराम से पढ़ो, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। अब आपको क्या लगता है ये 100 मिलियन फार्मर क्या? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। रूपाली, ऋषिका, करिश्मा, उदय, अमन, इनायत, अंकित, नित्या, सृष्टि, स्मृति, संध्या, आर्या, गुड़िया, रूपाली, सोमेश, खुशी, मधु, नवीद, गंगा, बाचा, आरती, तरणजीत, प्रतीक्षा, संभवी, श्याम, शुभम, अनिशा, प्रदीप, रोहन सिंह, भावना, मुनीश, रौनक, ये सब लोग, फिर अभिषेक, अल्फ्रेड, आशुतोष, उत्कर्ष, जया, ओम, अमन, निखिल, कमल, अर्पिता, नदर्श करेक्ट आंसर। देखिए 7% लोगों ने स्किप किया, सबसे पहले उनको बधाई कि उन्होंने फालतू में नेगेटिव मार्किंग में कुछ यूज नहीं किया। बाकी 40% लोग जो करेक्ट कर पाए उनको भी बधाई। ये 100 मिलियन फार्मर्स, ये भी मुझे नहीं पता था, इन्होंने पूछा फिर ढूंढना पड़ा। तो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोग्राम है कि नेट जीरो नेचर पॉजिटिव, मतलब ये ऑर्गेनिक वाली सब बात होगी कि केमिकल फ्री हम फार्मिंग करें। तो द आंसर इज, बाकी जो है वो सब भी अच्छे ही लगते हैं, पर वो नहीं, ये वाला सही आंसर है। हर साल ऐसा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट के कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन और वो सब इनिशिएटिव पूछते हैं, बेसिकली अबाउट पेज से उठा के कुछ पूछा जाए, उसका कोई एंड है नहीं। हो सकता है द हिंदू में एक आध बार छोटे से बॉक्स में कुछ आ जाए और फिर आपको सपना जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रोमांटिसिज्म है, उसका भी कोई एंड नहीं है। न्यूज़ आई शोड यू द क्वेश्चन फॉर लेसन कि पता है तो बायोटिक, नहीं पता है तो स्किप किया, उनको बताइए। बाकी जो भी लोग हैं जो इधर तुक्के मारने बैठे, क्यों तुक्का मार, जब अपने लाइव क्लास में एमसीक्यू हो, मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है उसको इतना ही सीरियसली लीजिए जैसा कि रियल एग्जाम है। उसको ऐसा नहीं चलो ड्रीम 11 का टीम बना देते हैं, या वो क्या पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, असली शेयर मार्केट ट्रेडिंग में पेपर में कुछ भी तुम दबाओ, कुछ तुम्हारा लूज नहीं हो रहा है, देन यू आर नेवर गोइंग टू गेन दैट सिंसियरिटी एंड एक्सपीरियंस एंड फियर ऑफ टेकिंग द अननेसेसरी रिस्क। एंड तो कल मिलते हैं, कल आगे आउटपुट का सब पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, लेट्स